खुद बनाते हैं। लेकिन होलसेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ब्रांड मार्केट के अंदर होता है, हम सिर्फ उस ब्रांड से उसकी अप्रूवल ले लेते हैं, ब्रांड अप्रूवल हमारे पास आ जाती है तो फिर हम उसको प्रोसीड करके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर अच्छा दूसरी बात ये प्राइवेट लेवल के अंदर सोर्सिंग हम लोग कराते हैं यूजुअली चाइना से, चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस से आता है। और उसके अंदर होलसेल के अंदर अगर यूएसए में करें तो यूएसए में ही होता है। जी क्वेश्चन है कोई? सही। अच्छा तो होलसेल हमारा जो मेन फोकस है वो होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो होलसेल से अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्या फर्स्ट मॉडल, ठीक है। होलसेल क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा अगर कुछ लिस्टिंग्स है अमेजोन की, कुछ लिस्टिंग्स आती है हमारे पास, तो हम लोग किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो होलसेल है या प्राइवेट लेवल है? मैं सर नहीं वो तो सही है। अगर हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेट्स से हमने अमेजोन खोला और उसके ऊपर हम लोग एक लिस्टिंग के ऊपर गए, लिस्टिंग मैंने बताया था ना जी लास्ट जी टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग वो का जो साइड लैंडिंग पेज होता है प्रोडक्ट का, तो वो कहलाता है प्रोडक्ट की लिस्टिंग। तो हमें ये कैसे पता चलेगा देख के कि ये प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है या होलसेल का है? वो क्या होगा? होलसेलर से काम करें। सही है, ठीक है। और जिसमें प्राइवेट लेवल के अंदर क्या होगा? एक ही बंदे का है वो, तो एक ही बंदा होगा। ठीक है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले तो ये कि अमेजोन का पेज कभी भी खोलेंगे ना आप, इसके अंदर आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना है कि अभी आप लोगों को सेलर सेंट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वही पेज है नॉर्मल जिस पे लोग आते हैं, आके बाइंग करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। कभी भी amazon.com पे लिखने के बाद आप लोग इस पेज के ऊपर जब भी लैंड करेंगे, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, इस जगह का ख्याल रखना है। यहाँ पे लोकेशन क्या शो हो रही है? पाकिस्तान। अच्छा खोली मैंने जो पेज है ना, वेबसाइट जो है वो .com की खुली हुई है, इसका मतलब ये यूएसए का डेटा शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान। अब डिलीवर टू पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है कि जो डेटा शो कर रहा होगा ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगा, यानी सिर्फ वो डेटा शो कर रहा होगा जो पाकिस्तान के अंदर डिलीवर होगा, सारे प्रोडक्ट्स शो नहीं करेगा। अगर हम होलसेल के अंदर काम कर रहे हैं, यूएसए के अंदर हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो यूएसए से हम लोग बाइंग कर रहे हैं, यूएसए के अंदर ही हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए जो यूएसए के अंदर सेल हो रही हो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से पहले हमें इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा लोकेशन चेंज करने का तरीका क्या है, यहाँ डिलीवर टू पे क्लिक करें और कोई भी पोस्टल कोड डाल दें यूएसए की किसी भी स्टेट का, जैसे ये 10001, अभी यूएसए का डाल दिया। अच्छा ज़रूरी नहीं है मैंने न्यूयॉर्क का डाला है, कहीं का भी डाल देंगे तो ये रिजल्ट सही शो करेगा। अच्छा ये कोड जो होते हैं वैसे तो सबको याद होता है, न्यूयॉर्क वाला तो है, लेकिन बाकी ये कि आप गूगल करके भी देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना कि वो एक मिनट कंट्री कोड यूएसए स्टेट, अभी यहाँ पे जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ना कोई मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे इसने पूरी लिस्ट दी हुई है, यहाँ से भी मिल सकती है इसी तरीके से। वरना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना होता है, वरना गूगल करेंगे तो सिर्फ आपको अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो कुछ लिख लें। ये देखिए ये सारे कोड्स आ गए, किसी भी स्टेट का नाम डालें वो आ जाएगा। अच्छा अगर हम लोग काम यूके के अंदर कर रहे होंगे तो यूके की कोई भी स्टेट होगी उसका कोड हम लोग डाल देंगे, मैनचेस्टर का डाल देंगे। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना है कि यूएसए के अंदर अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो .com पे लॉगिन करेंगे, यूके के अंदर करेंगे तो फिर .co.uk हो जाएगा, क्योंकि अमेजोन की जो मार्केट होती है ना वो सबकी अलग अलग होती है। वो जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था कि .com का अगर हम लोग अकाउंट साइन अप करते हैं तो हमारे पास तीन मार्केट प्लेस का एक्सेस आता है, मैक्सिको का, कनाडा का और यूएसए का। तो यूएसए के अंदर काम करना है तो .com पे लॉगिन करना है और यहाँ पे पोस्टल कोड आपका चेंज करना है ताकि ये सारे रिजल्ट्स को शो करेगा, ठीक है। यूके के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा मैनचेस्टर वगैरह का कहीं का भी कोड उठा के आप वो डाल सकते हैं। amazon.co.uk
अगर वेबसाइट याद नहीं होती है तो लिख दें खाली Amazon UK लिख दें, तो उसके बाद वो वही वाली वेबसाइट का लिंक दे देगा आपको। जी क्या हुआ है? न्यूयॉर्क हुआ है, बस ठीक है, फिर मसला नहीं है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि कभी होता क्या है कि प्रोडक्ट हंटिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर नुकसान ये होता है कि प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं हम लोग और कोड डाला हुआ होता है पाकिस्तान का। अब होता क्या है कि वो रिजल्ट हमें शो नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से जब हमारे रिजल्ट इफेक्ट होता है तो फिर वो ऐसे होता है प्रोडक्ट भी सही नहीं दिखाता। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने 2 लिस्टिंग्स खोली हैं, 3 खोली हैं। क्या इसे देख के पता चल रहा है कि इसमें से कौन है जो होलसेल मॉडल के ऊपर चल रहा है और कौन ऐसा है जो प्राइवेट लेवल मॉडल के ऊपर चल रहा है? कोई बता सकता है? यहाँ से आइडिया हो रहा है आपको? डिफरेंस समझ में आ गया था पहले प्राइवेट लेवल और होलसेल का? सही है। प्राइवेट लेवल के अंदर वो अपना खुद का ब्रांड बना रहा है, ब्रांड खुद बेच रहा है। होलसेल के अंदर ब्रांड किसी और का है, बेच कोई और रहा है, मल्टीपल लोग बेच रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, हमें पता लग सकता है कि ये प्राइवेट लेवल है या होलसेल का मॉडल है। ये प्राइवेट लेवल है? प्राइवेट है सर। प्राइवेट लेवल कैसे है सर होलसेल में अच्छा देखें, ये यहाँ पे स्टोर का नाम नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये जो नाम होता है ये ब्रांड का नाम होता है यहाँ पे, सही है। अच्छा यहाँ पे ये यहाँ पे भी देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को बे, और यहाँ पे भी यही ब्रांड का नाम है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं ना, यहाँ पे जिसके पास बाय बॉक्स है यानी कि जो इसको सेल कर रहे हैं, यहाँ पे शिप्स एंड सोल्ड फ्रॉम Amazon.com, Amazon उसको बेच रहा है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसको कितने लोग और बेच रहे हैं? 14। सही है, एक ही प्रोडक्ट को 14 सेलर्स ऑलरेडी बेच रहे हैं। तो ये प्राइवेट लेवल होगा या होलसेल होगा? होलसेल होगा, ठीक है। एक अब इस वाले पे आते हैं, इसमें ब्रांड का नाम क्या है? टिम हॉर्टन्स ब्रांड का नाम है, ठीक है। सेलर कौन है, नजर आ रहा है? सेलर कहाँ पे ना है, कहाँ पे? सेलर देखते हैं हमेशा इस साइड पे, ये जो हमारे पास बाय बॉक्स होता है ना, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे शिप फ्रॉम क्या है? कैफिन क्या है? और सोल्ड बाय बेच कौन रहा है? कैफिन कैम। इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है सोल्ड बाय ये। यहाँ पे जो स्टोर का नाम है ये डिफरेंट है, और यहाँ पे जो ब्रांड का नाम है वो भी डिफरेंट है। उसके बाद मैं नीचे आया तो मैंने देखा यहाँ पे कितने लोग और बेच रहे हैं, तो ये प्राइवेट लेवल हो गया या होलसेल हो गया? होलसेल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर कभी कभी कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि एक ही बंदा बेच रहा होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे ब्रांड नेम आ रहा है ना वो, और जो सेलर का नेम आ रहा होता है, दोनों डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही बंदा बेच रहा होता है। तो उस वक्त हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हो सकता है ये इसी का ब्रांड हो, लेकिन ये किसी और नाम से बेच रहा हो, तो उस वक्त हम लोग रिस्क नहीं लेते। लेकिन अगर 2-3 लोग ऑलरेडी इसको बेच रहे हैं और सेम सेलर नहीं है, यानी कि जो ब्रांड का नाम है ना वही ब्रांड का नाम किसी सेलर का नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये कि फिर ये होलसेल का प्रोडक्ट है, ठीक है। बिल्कुल, अब यहाँ भी ये लिस्टिंग है जी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में समझे सिर्फ 2 या 3% चांस होता है कि डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन उसके इसमें फिर ये होता है कि सेलर सिर्फ एक ही होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सेलर्स कितने बैठे हुए हैं उसके ऊपर। नंबर ऑफ सेलर्स हम लोगों ने देखे। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि प्राइवेट लेवल के ऊपर भी ना 2-3 सेलर्स आ जाते हैं। वो किस तरीके से आते हैं कि 1-2 यूनिट वो लोग खरीद लेते हैं उसी प्रोडक्ट की किसी डिस्काउंट ऑफर से, और खाली उस लिस्टिंग को मीटू कर लेते हैं। उनके पास 1-2 यूनिट होते हैं, ज़्यादा उनके पास यूनिट्स होते भी नहीं है।
मतलब कोई और बेच सकता प्राइवेट लेवल भी कोई और सेल कर सकता है, लेकिन वो उसमें ये होता है कि फिर खतरा ये होता है कि प्राइवेट लेवल वाला जो ब्रांड ओनर होता है ना, वो जब स्ट्राइक लगाएगा तो उसकी लिस्टिंग उड़ जाएगी। ये तो वो उसकी परमिशन के बगैर सेल कर उसकी परमिशन के बगैर कर रहा होता है, और वो भी कभी कभी आंखें बंद कर लेता है अपनी, वो बोलता है करते रहो। उसकी वजह ये होती है कि एक दो यूनिट्स होते हैं, उसको भी मालूम होता है, वो बोलता है कि ये सेल करेगा फिर बाहर आ जाएगा, लेकिन परमानेंटली नहीं कर रहा होता वो। कुछ प्राइवेट लेवल ऐसे भी होते हैं जो परमिशन दे देते हैं। दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, लेकिन रेयर केस है, दे देते हैं परमिशन कि वो खुद भी सेलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट पे हम लोग खुद सेलिंग नहीं करेंगे ना। अगर एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, एक प्रोडक्ट है, ब्रांड खुद अमेजोन के ऊपर बेच रहा है, सही है, ब्रांड खुद अपनी प्रोडक्ट को खुद ही बेच रहा है अमेजोन के ऊपर, अगर मैं जाके वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरा चांस कम हो Buyer जाता ज़्यादा है। उनको prefer करेंगे, जो main- दूसरी वजह ये भी है कि वो उसकी जो कॉस्ट होगी ना, यानी कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी, क्योंकि वो खुद ही बना रहे हैं, तो वो इतनी कम दे पाएगा जितनी हम नहीं दे पाएंगे, तो हमें फायदा नहीं होगा बेचने का कोई प्रोडक्ट। तो ऐसी प्रोडक्ट से हम लोग दूर रहते हैं, सही है। अभी खाली point समझ नहीं आया, मतलब ये कि अगर एक बंदा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है और दूसरा उससे खरीद रहा है, अब ऐसी बात है जो खरीद रहा है उससे तो थोड़ी महंगी पड़ रही होगी ना, क्योंकि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्लूड है और उसने अपना प्रॉफिट भी रखा होगा, तो इसलिए उसकी जो प्राइस होती है दोनों की प्राइसिंग में डिफरेंस होता है। अभी खाली आज का मकसद ये है कि आप लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा प्राइवेट लेवल है और कौन सा होलसेल है, कि ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो लिस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने देखा कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, और ब्रांड खुद तो नहीं बेच रहा, कोई बेचने वाला कोई थर्ड पार्टी है। अगर बेच रहा है तो फिर सही है, फिर वो होलसेल है, लेकिन अगर ब्रांड खुद बेच रहा है और सेलर भी एक ही है तो फिर वो प्राइवेट लेवल कंसिडर होगा, ठीक है। अब जैसे इस केस के अंदर देखें, ये प्राइवेट लेवल है या होलसेल है? प्राइवेट लेवल कैसे है? सही है, ये ब्रांड का नेम है और यहाँ पे जो सोल्ड बाय है ये भी ब्रांड का नेम है, ठीक है। सर ये जो आपने वेबसाइट खोली हुई है, ये आपने एज अ बायर आप इसको कह रहे हैं, ये .com वाली वेबसाइट है, इस पर कोई लॉगिन या कोई साइन अप की जरूरत नहीं सर है। हम जब एज अ बायर विजिट करते हैं तो हम कोड्स चेंज कर सकते हैं जैसे आपने अभी किया उसको? बिल्कुल, यहाँ पे ये डिलीवरी एड्रेस है, यहाँ पे चेंज कर दो इसको। देखिए बायर एज अ बायर डिलीवरी एड्रेस का जो कोड होता है ना, वो चेंज करने का रीज़न क्या है? अभी जो अगर पाकिस्तान लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पे वो रिजल्ट शो नहीं करता फिर, मतलब ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं ना, ये समझे अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, सिर्फ 25% भी नहीं प्रोडक्ट, 20% 15% प्रोडक्ट शो करता है वो। उसकी वजह क्या है कि वो सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो पाकिस्तान में डिलीवर हो सकते हैं, क्योंकि आप बायर बन के जा रहे हैं अमेजोन के पास। अगर आपने अपनी डिलीवरी लोकेशन ही चेंज करके यूएसए या यूके जिस मार्केट में भी है उस जगह की डाल दी, तो अमेजोन के पास ये जाएगा कि ऐसे यूके या यूएसए के लिए वो प्रोडक्ट खरीदनी है, तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा, वही वाला रिजल्ट दिखाएगा। सही है, क्लियर है? अच्छा, प्राइवेट लेवल और होलसेल ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये टाइम टू टाइम जब आप इसको थोड़ा सा और देखते रहेंगे चीज़ों को तो और क्लियर होता रहेगा, ये एक दिन के अंदर समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये कि बेसिक आइडिया अगर हो गया तो फिर ये इजीली समझ में आ जाएगा। सर मैं आपने जो भी वो .com वाली बात बताई थी ना, वो रिपीट कर दीजिए। .com वाली कौन सी वेबसाइट? वेबसाइट के अंदर ये होता है कि हम यूएसए की जो मार्केट होती है ना वो .com होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैंने लिखी है अमेजोन यूएसए, ठीक है। अगर .com भी छोड़ दें, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके .com के ऊपर ही लेकर आएगा, हमेशा .com के ऊपर लेके आएगा। अच्छा, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, अब मैंने सिर्फ यूके लिखा है, अमेजोन यूके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे लेके आएगा, एक स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है, ये रहा वो पहला वाला जो था स्पॉन्सर्ड, वो ऐड चल रहा था। अब ये कहाँ पे शो कर रहे हैं, .co.uk। यहाँ से फिर मुझे लोकेशन चेंज करके यूके की डालनी पड़ेगी, यानी यूके का कोड डालना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट शो करे वो उस तरीके के करे। ये डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कहाँ का है। अगर आपके पास जॉब आई हुई है लेट्स से और वो आपको बोल रहा है कि आपको यूएसए का काम करना है, तो यूके का आप नहीं करेंगे। अगर कोई, ये डिपेंड करता है जिस मार्केट के अंदर आप लोग काम कर रहे होंगे उसी मार्केट की लोकेशन और उसी मार्केट की वेबसाइट डलेगी। सही है, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, ये अमेजोन का पेज होता है वो इस तरीके से होता है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है आप लोगों को कि आज ना घर जाने के बाद
अमेज़ॉन के पेज खोल के डिफरेंट पेजेस को खोल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को खोलें। अच्छा, कोई भी रैंडम कीवर्ड डालें, उसका कोई मसला नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट खोलें, लेकिन इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन सा प्राइवेट लेबल है और कौन सा होलसेल है, और उसके पीछे की रीज़न देखें, रीज़न क्या है। ऐसा ना हो कि देखने में प्राइवेट लेबल लग रहा है तो प्राइवेट लेबल है। रीज़न क्या होता है कि ब्रांड खुद सेलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, कितने नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं, तो इन चीज़ों की बेसिस पे आप जज करें कि कौन सा प्राइवेट लेबल और कौन सा होलसेल है। और मसला नहीं है, स्टार्टिंग में गलतियाँ होती हैं, ये होगी अभी, ठीक है। अच्छा, अब ये जब भी अमेज़ॉन का पेज खोलते हैं, ये होता है लैंडिंग पेज अमेज़ॉन का, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, अमेज़ॉन का पेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आता है लिंक, ये मेन लिंक होता है हमारे पास स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लोकेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम लोग अपना कीवर्ड डाल सकते हैं अगर कुछ और सर्च करना हो, और यहाँ पे ये हमारा फाइनल लैंडिंग पेज है, ठीक है। इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है टाइटल। टाइटल ऑब्जेक्ट। टाइटल मतलब ये कि जो उसकी हेडिंग होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, वो उसका टाइटल होता है। अच्छा, टाइटल के अंदर भी ब्रांड का जो नेम होता है ना, वो यूज़ हुआ होता है, वो ज़रूरी होता है। कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन वो लिस्टिंग ज़्यादातर वही होती हैं जो पायरेटेड होती हैं या लोगों ने ऐसी बनाई हुई होती हैं और वो सस्पेंड भी हो जाती हैं। वरना जो अमेज़ॉन के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ज़रूरी होता है कि टाइटल के अंदर ब्रांड का नेम यूज़ हो, तो ये टाइटल होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है ब्रांड का नेम, सही है, यहाँ पे कि कौन सा ब्रांड है। अगर मैं ब्रांड नेम पे अगर क्लिक करता हूँ, अब ये मुझे इस ब्रांड की जितने भी 2 प्रोडक्ट्स हैं, अब ये मुझे इस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो करा देता है कि इस ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट तो अभी हम लोगों ने खोली भी थी, ये वाली भी है, 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस आ जाती है। अच्छा, ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये कहलाता है बाय बॉक्स। ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा आपको बताया था। बाय बॉक्स का मतलब क्या होता है कि जिसके पास बाय बॉक्स होता है 80 to 85% सेल उसी के पास जाती है अमेज़ॉन की। और ये बाय बॉक्स जो होता है, कुछ केसेस में अमेज़ॉन रोटेट कर रहा होता है, ज़्यादातर रोटेट कर रहा होता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी कर रहा होता। तो ये बाय बॉक्स हमें विन करना है, किस तरीके से करना है ये आगे की बात है, लेकिन अभी आपको आइडिया होना चाहिए बाय बॉक्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे वेरिएशन है कि ये डिफरेंट वेरिएशन हैं इसी प्रोडक्ट की जो यहाँ पे सेल हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आ गया इसका बुलेट पॉइंट्स वगैरह, ये डिस्क्रिप्शन आ गया थोड़ा सा इस प्रोडक्ट का, और नीचे यहाँ पे इसके आ गए बुलेट पॉइंट्स। बाय बॉक्स रोटेट इसलिए नहीं कर रहा होता कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई ब्रांड डोमिनेंट होता है, सेलर डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट इसका मतलब ये कि अगर एक सेलर है जिसकी रेटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके दे रहा है और बहुत सालों से एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, अब नए सेलर्स आके बैठते हैं ना, तो फिर अमेज़ॉन नए सेलर्स को उस प्रोडक्ट पे अलाउ नहीं करता। उसकी वजह ये कि नए सेलर पे रिस्क होता है, हो सकता है वो उसकी रेटिंग वगैरह ख़राब कर दे। अच्छा, यहाँ पे रेटिंग शो कर रहा है 5 5 रेटिंग का मतलब ये कि रिव्यूज़ इसके समझ लें 5 है, कि 5 लोगों ने इसको रेटिंग भी दी हुई और रिव्यू भी दिए हुए, तो ये 5 है, ठीक है। और ये स्टार की रेटिंग होती है कि कितने स्टार रेटिंग है। स्टार का मतलब ये होता है, ये समझ लें एक तरीके से, ये रिटन फॉर्म में होता है, ये नीचे जाएंगे हम तो हमें रिव्यू मिल जाएगा इसका कहीं ना कहीं रिव्यू लिखा हुआ होगा नीचे होगा। ये जो रिव्यूज़ आ रहे हैं ना, ये रेटिंग की तरह होता है, ठीक है। लेकिन जो स्टार रिव्यू होते हैं, स्टार का मतलब ये कि प्रोडक्ट को स्टार देते हैं, जैसे करीम और बाइकिया वगैरह हम लोग स्टार यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो उसको रेटिंग दे रहे होते हैं, जो राइडर होता है, तो ये उसी तरीके से रेटिंग होती है। तो रेटिंग का हम लोग इस तरीके से ख्याल रखते हैं कि अगर रेटिंग कम होगी किसी भी प्रोडक्ट की, इसका मतलब वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। जब प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम लोग जाएंगे और डिटेल में देखेंगे तब उस चीज़ को, अभी खाली मैं नहीं, अभी कुछ भी नहीं करा है, आज से स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अभी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे A+ कंटेंट होता है। ये A+ कंटेंट के अंदर ये होता है कि पिक्चर्स डली हुई होती है प्रोडक्ट की डिटेल। अच्छा, ये अमेज़ॉन सबको अलाउ नहीं करता है, ये सिर्फ उनको अलाउ करता है ये वाली पिक्चर्स, ये जो यहाँ पे आ रही है ना इतनी बड़ी बड़ी, ये पिक्चर सिर्फ उनको अलाउ होती हैं जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती यानी कि प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे होंगे तो अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता। अगर ये वाले ऑप्शन ही नहीं देता, उसके लिए वो बोलता है ब्रांड रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर, तो होलसेलर अपनी पिक्चर्स कैसे डालेंगे? प्रोडक्ट की क्या एक ही पिक्चर डालेंगे? होलसेलर को तो प्रोडक्ट की पिक्चर डालनी ही नहीं होती, क्योंकि वो लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई होती है, उसके ऊपर लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ जाके उस लिस्टिंग पर अटैच होना होता है। ये तो मैं आपको पेज का आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इसका साइज़ क्या है, उसके पास
डायमेंशंस क्या हैं, उसके बाद इसके फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है यहाँ पे मैन्युफैक्चर में ब्रांड का नाम आ गया, और एक चीज़ यहाँ पे होती है, इसको कहते हैं एसिन। एसिन का मतलब होता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ASIN, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट को अमेज़न देता है। अच्छा, कभी भी ना किसी प्रोडक्ट का एसिन सेम नहीं होगा। इवन अगर एक प्रोडक्ट है उसकी 2 वेरिएशन है, तो उन दोनों वेरिएशंस के जो एसिन होंगे दोनों अलग अलग होंगे। अच्छा, ये एसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये समझ लें कि NIC होता है तो वो सबका डिफरेंट होता है, किसी का सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके से UPC कोड है, UPC कोड समझते हैं आप लोग? वो जो प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड लगा हुआ होता है, हर प्रोडक्ट के पीछे लगा हुआ होता है, वो हर प्रोडक्ट का दुनिया में अलग होता है, कभी भी किसी प्रोडक्ट का सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके से अमेज़न अपने रिकॉर्ड में जी बार कोड को कहते हैं, वो जो प्रोडक्ट का होता है। अभी मैं एग्जांपल देने के लिए समझाया, अभी उसमें यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे एसिन क्या होता है? एसिन वो एक स्पेशल नंबर होता है जो अमेज़न किसी एक प्रोडक्ट को देता है कि इस प्रोडक्ट के लिए मेरी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो इस नंबर से होगी। वो किस तरीके से कि यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं लिखता हूँ खाली amazon.com/dp, अच्छा DP एल्गोरिथम है उसका, और यहाँ पे मैंने उसका एसिन पेस्ट कर दिया। अब मैं अगर एंटर करूँगा ये डायरेक्टली मुझे उसी पेज के ऊपर ले जाएगा जो पेज मेरा खुला हुआ होगा, जो सा एसिन खुला हुआ होगा, ठीक है, जो उसी प्रोडक्ट पे ले गया। तो एसिन समझ में आ रहा है? एसिन डिफरेंट होता है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये समझे अमेज़न ने खुद से नंबर दिया हुआ होता है कि इस प्रोडक्ट को ये हमें जनरेट नहीं करना पड़ता। अगर हम लिस्टिंग बना रहे होते हैं तो अमेज़न खुद जनरेट करके हमें दे देता है। सर हर प्रोडक्ट का अलग अलग एसिन, हर प्रोडक्ट का अलग होगा। अब जैसे यहाँ पे देखें 3LG2 C3LG2, ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, अब ये देखें इसी प्रोडक्ट की जब क्वीन वाली लिस्टिंग खुली हुई थी, जिसका क्वीन साइज था, तो वो LG2 करके था। अब यहाँ पे क्या हो गया 46Q है, ये नंबर चेंज कर दिया। इसी की वेरिएशन है, और जितनी वेरिएशन होंगी या जितनी लिस्टिंग्स होंगी वो उतने नंबर को चेंज करता रहेगा, ठीक है। एसिन कभी भी सेम नहीं होता, क्योंकि एसिन जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है प्रोडक्ट का। अमेज़न पे अगर आप एक कीवर्ड से प्रोडक्ट ढूंढेंगे या कीवर्ड से उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो एक टाइप की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम प्रोडक्ट को याद रखने के लिए, अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए एसिन यूज करते हैं। वो जो क्विक सर्च के लिए भी होता है, और उसकी जो एग्जैक्ट रेलेवेंट सर्च होती है ना, उसके लिए भी काम आता है। क्योंकि एक प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे जैसे एडजस्टेबल बेड है, अगर मैं सिर्फ एडजस्टेबल बेड लिखूंगा मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मुझे नहीं समझ आएगी ये कौन सा है। हो सकता है इसी ब्रांड के ये 3 आ जाए मेरे पास, स्प्लिट किंग आ जाए, क्वीन आ जाए, ट्विन एक्सेल आ जाए। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए कौन सा यूज होता है? एसिन, उसका एसिन यूज होता है। ठीक है, क्लियर है जी? समझ में आ रहा है ना? कोई मसला तो नहीं हो रहा? ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अमेज़न के लैंडिंग पेज पे और सारी चीज़ों पे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला जो हमारा टॉपिक था, सही है। होलसेल का मॉडल सबको समझ में आ गया? बार बार बोलो, क्लियर है ना कि होलसेल के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं। उसके बाद होलसेल की लिस्टिंग को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रांड खुद तो नहीं बेच रहा, और 2-3 सेलर्स अगर बैठे हुए हैं तो ठीक है, होलसेल है, सही है। अब आ रहे हैं हम लोग होलसेल पे। हमारा आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ BSR। यहाँ पे जब मैंने डिस्क्रिप्शन खोला था, अमेज़न का पेज खोला था, ये यहाँ पे BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक। अब रैंक का मतलब, पिछली जितनी भी बातें बोली थी वो सबको क्लियर है, उसके अंदर तो किसी को कोई सवाल नहीं है? क्लियर है ना? नहीं है? नहीं, लास्ट नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि लास्ट क्लास में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, हम लोगों ने खाली मॉडल्स को डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने अपनी क्लास जिसको कहता है ना, जो हमारा टॉपिक है मेन, आज वहाँ से स्टार्ट करना है। अभी तक क्लियर है जो बातें बोली? ठीक है।
अच्छा, अमेज़न होता है ना, हर प्रोडक्ट को एक रैंक देता है। रैंक का मतलब ये कि वो उस प्रोडक्ट को रैंक कर रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसकी रैंकिंग क्या है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको कहते हैं BSR। BSR की फुल फॉर्म होती है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखी हुई है। द Amazon बेस्ट सेलर रैंक इज अ मैट्रिक दैट इज यूज्ड टू रैंक प्रोडक्ट्स ऑन Amazon बेस्ड ऑन देयर सेल्स। उस प्रोडक्ट की जो सेल्स होती है ना, यानी कि उसकी जो सेल्स का ट्रेंड चल रहा होता है, उसकी बेसिस पे Amazon उसको एक रैंक दे देता है, उसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। इट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम टेक्स इनटू द अकाउंट बोथ द नंबर ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ रिव्यूज ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रिव्यूज दोनों चीजें मैटर करती हैं। जब दोनों जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी ज्यादा होंगी और जितनी ज्यादा पॉजिटिव होंगी उतना ज्यादा उसका रैंक अच्छा होगा, और जितनी कम होंगी उतना ज्यादा उसका रैंक जो होगा बुरा होगा। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जो BSR होता है ना, वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर करता है। अच्छा, अभी खाली मैं डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ, अभी मैं समझाया नहीं, ठीक है। तो BSR जो होता है बेसिकली वो रैंक होता है। अच्छा, रैंक अभी Amazon को छोड़ दें, अभी BSR को छोड़ दें, रैंक क्या होता है? रैंक सबको समझ में आता है? रैंक क्या होता है? जो प्रोडक्ट होता है उसके रैंक ऊपर आ जाता है, कैटेगराइज। क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं ना, मतलब लाइक अब बहुत सारे एक क्लास में बिल्कुल इनिशियली हम बात कर रहे हैं, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सही है। जो जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको हम फर्स्ट ऊपर करें। रैंक दे देंगे, ठीक है। जिसकी थोड़ी सी कम होगी उसको सेकंड। सही। अच्छा, अगर फर्स्ट करें रैंकिंग है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की रैंकिंग है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा अच्छा रैंक कौन सा होगा? 100 होगा, हाँ वो 100 वाला होगा। 100 वाले कितने हैं? नहीं 100 वाला, ठीक है। देखें, इसकी एग्जाम्पल इन्होंने बिल्कुल ठीक दी है, जी। मैं भी वो एग्जाम्पल दे रहा था। किस चीज की? क्लास की एग्जाम्पल है। क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा है जिसका रैंक आता है फर्स्ट, एक बच्चा है जिसका रैंक आता है 100। ज्यादा अच्छा कौन होगा? फर्स्ट वाला होगा। इसका मतलब क्या है? रैंक का नंबर जितना कम होता रहेगा उतना ज्यादा बेटर है। समझ में आ रहा है? नंबर जितना कम होगा उतनी परफॉर्मेंस बेटर होती रहेगी। ये रैंक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, Amazon का जो BSR होता है ना, इसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। इसका मतलब क्या है कि Amazon ने रैंक दिया हुआ होता है, लेकिन रैंक किसी बेसिस पे दिया जाता है, सही है। रैंक देने के पीछे भी कोई क्राइटेरिया होता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं अगर किसी को बोलता हूँ मेरी 3rd पोजीशन आई है, सही है, तो लोग अगला सवाल क्या करेंगे? 3rd पोजीशन आई है, किस में आई है? अगर बोर्ड के पेपर दे रहे हो तो पूरे शहर में आई होगी, अगर स्कूल के दे रहे हो तो पूरे स्कूल में आई होगी, या पूरी क्लास में आई है। कहाँ पे आई है 3rd पोजीशन? समझ में आ रही है? रैंक का एक क्राइटेरिया होता है। तो इसका मतलब क्या है कि रैंक के लिए हमारे पास एक बेस होना जरूरी है। Amazon के अंदर वो बेस क्या होती है? वो होती है उसकी कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब क्या है? Amazon पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बिक्री होती है, होम एंड किचन की भी होती है, क्लोथिंग की भी होती है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की भी होती है। तो हर रैंक जो होता है ना, वो दूसरे से अलग होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बच्चा है, वो क्लास में सेकंड, 2 बच्चे हैं, वो सेकंड आए, ठीक है। अब एक क्लास में सेकंड आया है, दूसरा दूसरी क्लास में सेकंड आया है। क्या उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक की क्लास में सिर्फ 10 बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरे की क्लास में 100 बैठे हुए हैं? दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक का जो साइज है ना, जो हमारा सैंपल साइज है, वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर टोटल 100 है और दूसरे के अंदर सिर्फ 10 बैठे हुए हैं। सही है, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से Amazon के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोग बेच रहे होते हैं। उसके अंदर पेट सप्लाईज भी होता है, होम एंड किचन भी होता है। तो Amazon जो BSR देता है ना, यानी कि जो रैंकिंग कर रहा होता है ना, वो उस कैटेगरी के अंदर कर रहा होता है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे कि जैसे ये वाली जो है बेस्ट सेलर रैंक, जो उसने रैंकिंग दी हुई है, यहाँ पे उसने रैंक कितना दिया हुआ है? 1,72,460, ठीक है, ये इसका रैंक है। लेकिन किस कैटेगरी के अंदर है? होम एंड किचन के अंदर। और सर ये रैंक आउट ऑफ कितने में से ये Amazon पे डिपेंड? ये डिपेंड नहीं, ये डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर किसी को भी नहीं मालूम होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका रैंक क्या है?
जितना रैंक कम होगा, रैंक जितना कम होगा उतना अच्छा है। सर इसकी रैंकिंग अच्छी है अभी? किसकी? 191। एक मिनट, थोड़ी सी इसको अभी हम लोग आगे लेके चलते हैं, फिर ये आप खुद डिसाइड करिएगा उसकी रैंकिंग अच्छी है या नहीं है, ठीक है? नहीं, हर प्रोडक्ट का, अगर एक प्रोडक्ट को 10 लोग बेच रहे हैं तो रैंक जो होता है ना वो प्रोडक्ट का देता है अमेज़न, सेलर का नहीं देता है। देखिए सेलर रिव्यूज जो है ना, अमेज़न सेलर रिव्यूज को और प्रोडक्ट रिव्यू को अलग अलग ट्रीट करता है। कभी कभी ये होता है कि अगर प्रोडक्ट रिव्यू खराब है ना तो सेलर का रिव्यू अच्छा हो, सेलर ने रिफंड कर दिया तो जो बायर होता है ना वो सेलर को तो अच्छा रिव्यू दे दे कि सेलर बहुत कोऑपरेटिव था, लेकिन बोले प्रोडक्ट बुरी थी। सही है, प्रोडक्ट पे उसका इफेक्ट आएगा। प्रोडक्ट और सेलर दोनों अलग अलग चीजें ट्रीट करता है अमेज़न, कभी भी सेम ट्रीट नहीं करता। अब जैसे इसके अंदर देखिए, इसके अंदर रैंक कितना है? 191, लेकिन किस कैटेगरी के अंदर है? ग्रोसरी की कैटेगरी के अंदर। इसी तरीके से इसका रैंक कितना है? 377 और ग्रोसरी की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। यानी कि अच्छा, ये जो आगे यहाँ पे एक और रैंक शो हो रहा होता है, ये रैंक कहलाता है सब कैटेगरी का, ये कहलाता है मेन कैटेगरी का। क्योंकि जाहिर सी बात है मेन कैटेगरी के अंदर भी जब आप उसको ब्रेक करते हैं, लेट से क्लोथिंग है, क्लोथिंग के अंदर उसका एक रैंक दिया हुआ है अमेज़न ने कि क्लोथिंग के अंदर ये प्रोडक्ट इधर स्टैंड करता है, ये इसका रैंक है, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी सब कैटेगरी पे जाते हैं, क्लोथिंग के अंदर आप आ जाएं, फिर आगे मेंस वेयर में, तो वो एक अलग सब कैटेगरी बन गई, फिर उसका वो अलग रैंक दे देगा, साथ में दिया हुआ होगा। फिर उसके बाद आ गया कि वो टी शर्ट्स की कैटेगरी के अंदर आ गया तो उसका एक अलग रैंक दे देगा। मतलब ये कि जैसे हम उसको ब्रेक डाउन करते रहेंगे ना तो उसकी जो कैटेगरी है चेंज होती रहेगी, लेकिन हमारा जो फोकस होता है सिर्फ वो इस कैटेगरी पे, मेन कैटेगरी के ऊपर होता है, मेन पे कितना है, ठीक है। सही है, रैंक क्लियर हो रहा है? तो अमेज़न सबको, अच्छा अब ये डिपेंड करता है कि रैंक कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक रैंक है 50,000, सही है, 50,000 रैंक है, वो होम एंड किचन के अंदर है एक प्रोडक्ट का, और एक 50,000 का रैंक मिला हुआ है ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर। समझ में आ रही है? ऑफिस प्रोडक्ट के अंदर 50,000 का रैंक दिया हुआ है, BSR एक का रैंक दिया हुआ है और एक होम एंड किचन का दिया हुआ है। तो इन दोनों में से अच्छा कौन सा होगा अगर कोई होगा, या दोनों बराबर हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट है, कंपेयर नहीं कर सकते जी, कैटेगरी चेंज हो गई तो उससे क्या होगा? ठीक है, अच्छा देखें, एक चीज ये कि जिस चीज के अंदर हमारे पास मार्जिन ज्यादा होता है ना, उधर फिर हमारे पास रैंक में भी मार्जिन होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, होम एंड किचन की कैटेगरी है ना, उसको कहते हैं अमेज़न की गोल्ड माइन है। ये गोल्ड माइन इन द सेंस कि यहाँ पे हर बंदा, जो नया बंदा आता है ना, स्पेशली प्राइवेट लेवल वाला, या कोई भी अगर बंदा आता है काम करने के लिए, उसका टारगेट ये होता है कि मैं होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर चला जाऊँ, वहां से मुझे प्रोडक्ट मिल जाए कोई काम की, तो इसको कहते हैं हम गोल्ड माइन। सही है, अच्छा इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है ना, कहते हैं इसके अंदर मिलियन प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्रोडक्ट है या 10 लाख प्रोडक्ट है। अगर 10 लाख के अंदर किसी का रैंक आ रहा है 50,000, इसका मतलब ये कि उसका रैंकिंग बहुत अच्छी है। ऑफिस प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है ना, बहुत छोटी कैटेगरी है, हो सकता है कि उसकी प्रोडक्ट ही टोटल 60,000 हो, 60,000 में से अगर उसका रैंक 50,000 आ रहा है तो वो अच्छा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे चल रहा है, यानी कि उसकी ये भी कंफर्म नहीं है सेल्स आ भी रही है या नहीं आ रही। लेकिन अगर 50,000 होम एंड किचन की कैटेगरी का रैंक अगर हम देखेंगे तो वो एक अच्छा रैंक होगा। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि उसके नीचे और भी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो उससे नीचे हैं। सर तो हमें ये कैसे पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी ज़्यादा है और कौन से प्रोडक्ट की कम है? देखिए कुछ कैटेगरीज होती हैं, अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, इसका शायद एक डॉक्यूमेंट मेरे पास होगा, वो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो इस चीज़ का आइडिया हमें काम के साथ साथ हो जाता है। जैसे होम एंड किचन की कैटेगरी है, पेट वो सबसे बड़ी कैटेगरी है। इसी तरीके से हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी भी बहुत बड़ी कैटेगरी है अमेज़न की। ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाती हैं, दूसरी चीज़ आ जाती हैं। लेकिन ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गई, इस टाइप की चीज़ें हो गई, या पेट सप्लाईज भी। पेट सप्लाई समझ लें एक मीडियम लेवल की कैटेगरी है, ये इतनी बड़ी नहीं है, मतलब एक मीडियम में आती है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। तो इसी तरीके से ये डिपेंड करता है, ये टाइम टू टाइम ये होगा। मैं देख लूँगा अगर मुझे फाइल मिल जाएगी तो मैं ग्रुप के ऊपर ही उसको अपलोड कर दूँगा, वरना बाकी तो यही होता है कि कैटेगरीज का आगे स्लाइड्स के अंदर भी होगा, मतलब हो सकता है आज वाली में ना हो, अगर तो आगे स्लाइड्स के अंदर इसकी डिटेल होगी। लेकिन कैटेगरी जो होती है ना, उससे फ़र्क पड़ता है BSR के ऊपर। ऐसे कहीं क्लाइंट आया
सही है। मतलब वो सेलर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब मैं समझा नहीं। जैसे एक ब्रांड हमारे पास आया और उसने कहा मेरे प्रोडक्ट सेल करो, लेकिन उसकी पहले से ही बैकिंग से उसका रैंक अच्छा नहीं है। ठीक है, सही। अब वो तो हमारे भी काम पे अफेक्ट करेगा ना जब हम उसके लिए काम करेंगे। आपका कहने का मतलब ये कि उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या कस्टमर उसको नेगेटिव रिव्यू देके जाता है। बस रैंक इतना अच्छा सही है है। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? जब हमारे पास वो आता है ना, कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग हंटिंग कर रहे होते हैं, जब हमारी आगे की क्लासेस के अंदर आएगा तो उसके अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट को देखते हैं जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, या अच्छे नहीं हो तो कम से कम नॉर्मल तो हो, बुरे रिव्यूज़ ना हो। उसकी वजह क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट मैंने बेची, ठीक है, मैंने एक बात बोली थी कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट के सेलर को अलग अलग ट्रीट करता है, ठीक है। हो सकता है अगर मैं एक प्रोडक्ट खरीद भी लूँ और उसके बाद ये है कि उसका नेगेटिव रिव्यू आ जाए तो मैं अमेज़ॉन को क्लेम कर सकता हूँ अगर कोई मुझे भी बुरा बोल दे प्रोडक्ट के चक्कर में, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट मुझसे कोई लेके गया है तो ऐसी बात है वो तो मुझे बोलेगा ना कि इसने सही नहीं दिया। हो सकता है वो मुझे भी बुरा बोल दे, लेकिन मैं अमेज़ॉन से जाके क्लेम कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट के अंदर गड़बड़ थी, मेरे अंदर गड़बड़ नहीं थी, मैंने तो खुद ब्रांड पे लिया था। अमेज़ॉन वो रिव्यू भी हटा देगा, लेकिन उस चीज़ का फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कस्टमर पे रिटर्न भेज रहा होता है फौरन, उस वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया होता है ना, हम ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं जिसके अंदर जो हमारा रेटिंग होती है ना प्रोडक्ट की वो अच्छी हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही खराब है तो फिर ऐसी प्रोडक्ट हम बेचेंगे क्यों। इसकी एग्जांपल ये, दुकान वालों को आपने देखा होगा किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आ रहा होता है ना, वो उस चीज़ को रखना बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी जो बिजनेस है ना और हमारी जो वो है प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो रही है आपकी प्रोडक्ट की वजह से। सर अमेज़ॉन के अलावा जितने प्लेटफॉर्म होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से वो उससे कहते हैं कि जो रेटिंग्स होती हैं या फिर जो कमेंट्स होते हैं वो फेक भी होते हैं। अमेज़ॉन पर सब जेन्युइन और वो होते हैं, फेक होता है, फेक भी होता है। तो फिर वो ये होता है फेक का मतलब, अब फेक का मतलब ये कि अगर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर लेट से 100-200 रेटिंग है, फेक कितनी होंगी? 8 या 10 होंगी। वो 100 की 100 तो नहीं कराएगा, क्योंकि रेटिंग लेने के लिए भी कॉस्ट आती है। रेटिंग का तरीका ये होता है कि अगर आपको वेरीफाइड रेटिंग चाहिए ना तो आपको 100 सेल्स करनी पड़ेंगी, तो आपके पास ये चांस होगा कि 100 रेटिंग होगी आपके पास, तो उसके अंदर बहुत बड़ी कॉस्ट इनकर होती है। तो इसलिए ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फेक होंगी? 8 या 10 फेक होंगी। हम ओवरऑल ट्रेंड चेक करते हैं, 70% 80% पॉजिटिव है, ठीक है। 4.5 या 4 हम लोगों ने क्राइटेरिया 4 होता है मिनिमम वैसे क्राइटेरिया, यहाँ पे शायद 3.5 बोलते हैं, वैसे डिपेंड करता है क्राइटेरिया जो होता है ना वो चेंज होता रहता है हर किसी के हिसाब से। लेकिन अगर आप 4 भी क्राइटेरिया रखते हैं कि आउट ऑफ 5 4 लोगों ने रेटिंग दी हुई है और अच्छे खासे लोगों ने बाइंग की हुई है, तो मसला नहीं है, फेक होंगे तो कोई मसला नहीं है, ओवरऑल उसका ट्रेंड सही है। बाकी है कि ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो बिजनेस है, रिस्क तो हो सकता है 5 रेटिंग वाले प्रोडक्ट में भी चले जाए, सप्लायर आपको जो प्रोडक्ट भेजे उसके अंदर ही मसला निकल के आ जाए, आपके पास ही नेगेटिव आना शुरू हो जाए, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, BSR समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, इधर भी लिखा हुआ है। अच्छा, द BSR इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर। BSR जो भी होगा ना वो हमेशा नंबर से रिप्रेजेंट होगा, विद लोअर नंबर्स इंडिकेटिंग हायर सेल्स। जितनी ज़्यादा जो BSR होगा ना वो कम होता रहेगा, उतनी ज़्यादा उसकी सेल्स बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि कस्टमर के रिव्यूज़ जो होते हैं वो और सेल्स, इसकी बेस पे अमेज़ॉन एक नंबर देता है, उस नंबर को BSR बोलते हैं, ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और जितनी ज़्यादा हायर रैंकिंग होगी और जितनी ज़्यादा हायर सेल्स होगी उतना ज़्यादा BSR उसका अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट with a BSR of 10,000 in the books category would be ranked higher than a product of BSR of 20,000। बुक्स की कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 20,000 का जो BSR होगा उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला कौन सा होगा? 10,000 वाला। However, a product of BSR with 10,000 in the books category may not be as popular with the product with a BSR of 100,000 in the beauty category। अब इधर कितना डिफरेंस है कि यहाँ पे 10,000 की जो कैटेगरी है ना बुक्स की, क्योंकि बुक्स की कैटेगरी बहुत छोटी है, बहुत नैरो कैटेगरी है, तो यहाँ पे अगर 10,000 का BSR है ना तो यहाँ पे समझे सेल्स ही नहीं होगी, सेल्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो टोटल नंबर होगा ना इसके अंदर प्रोडक्ट्स का वही बहुत कम होगा। तो सेल्स आप ये नहीं सोच सकते कि इस कैटेगरी के अंदर और सेल्स आएगी। लेकिन ब्यूटी की कैटेगरी इतनी बड़ी है कि अगर वहाँ पे 1 लाख का भी BSR है, हालांकि 1 लाख बहुत बढ़ा के रखा है इन्होंने, तकरीबन उसको 70,000 60,000 करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाँ पे सेल्स आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि कैटेगरी टू कैटेगरी का डिफरेंस है। अभी जो कैटेगरी वाली बात हम लोगों ने बोली थी, विच में have more competition and over sales, it is important to note that BSR is updated on hourly basis। अच्छा, हर घंटे पे ना अमेज़ॉन जो BSR होता है ना वो चेंज कर रहा होता है। अच्छा, चेंज करने का मतलब क्या है? चेंज करने का मतलब ये नहीं है
कि अगर एक प्रोडक्ट आपको अभी नंबर 2 पे दिख रही है तो 1 घंटे के बाद वो 2 लाख पे होगी, ये नहीं होता। होता ये है कि 2 के बाद 3 पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी, 5 पे आ जाएगी या 1 पे चली जाएगी। इस तरीके से वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो इट कैन फ्लक्चुएट अ क्वाइट बिट, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन हो सकती है। इट कैन बी अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रमोशन, डिस्काउंट एंड चेंजेस द कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, बीएसआर का जो काम होता है ना, वो होता है कि वो एक प्रोडक्ट का ट्रेंड दिखा रहा होता है। सही है, कि एक प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है। कि लेट्स से अगर एक प्रोडक्ट है वो 50,000 का बीएसआर है उसका होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर, जो एक अच्छा बीएसआर है, तो वो मुझे बता रहा है कि इसकी सेल्स जो है ओवरऑल अच्छी है या बुरी है। सेल्स से नंबर में भी निकल के आती हैं, लेकिन अब सवाल ये बीएसआर देखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे टूल हमारे पास होते हैं कि जब वो टूल्स को मैं रन करूँगा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, अमेज़न बता देगा कि इसकी मंथली सेल्स कितनी है, इसकी डेली सेल्स कितनी है, वो मुझे पूरा डेटा निकाल के दे देगा। तो फिर बीएसआर की ज़रूरत क्या है? समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आया? अच्छा, अब मैंने किया गया, मैंने कीपा को लॉगिन किया है। अभी मैं सवाल की तरफ आ रहा हूँ। कीपा हमारे पास एक टूल होता है। अच्छा, कीपा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल कंसिडर होता है होलसेल के अंदर। ये टूल होता है, ये बेसिकली करता है कि ये डेटा निकाल के देता है हमें। सर स्पेलिंग बताइएगा। KEEP जी, ये बाय करना पड़ता है, इसकी सब्सक्रिप्शन होती है। अच्छा, तो कीपा के अंदर क्या होता है, सिंपली आप लिखें keepa.com। keepa.com लिखने के बाद अभी तो मैंने ये चेक कर रहा था कि यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन वो हो गया। keepa.com लिखेंगे, लॉगिन करेंगे, सही है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है लॉगिन का। लॉगिन जब हम करते हैं ना, बस एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पे लोकेशन जो है ना वो .com होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन .ca पे कनाडा का रिजल्ट शो करेगा, मैक्सिका, ब्राज़ील, इसी तरीके से यूके का, यूरोप की साइड है और ये एशियन मार्केट है। या यूएसए की मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं ताकि वो यूएसए का ही डेटा शो करे, वरना वो डेटा शो नहीं करेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं दूसरे पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को खोलना है कीपा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कीपा, एंटर किया, सही है। ये फर्स्ट वाला आ रहा है, इस पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे ना ये लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अच्छा पहले तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लोकेशन है ना यहाँ पे .com ही सेलेक्ट हो, क्योंकि अगर यूके या कुछ और होगी तो रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो जिधर की मार्केट पे काम कर रहे हैं वो वहाँ पे यहाँ पे उसकी लोकेशन होनी चाहिए। फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी, यहाँ पे पासवर्ड आएगा। मैं दोबारा इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं है, जब किससे खरीदेंगे ना वो आपको खुद क्रेडेंशियल दे देगा, आईडी पासवर्ड। हो सकता है वो दूसरी तरीके से भी दे, वो होता ही है कि पोर्टल के ऊपर भी चलता है, शेयरिंग के ऊपर, लेकिन डिपेंड करता है, लेकिन वो फिर पूरा आपको चला के देगा। ये बाय करना पड़ता है। क्लाइंट के पास कभी होता है कभी नहीं होता है, तो जब नहीं होता है क्लाइंट से तो उसको बोलते हैं कि टूल लेना है तो वो दे देता है। कुछ ऐसे भी होते हैं बोलते हैं कि टूल मैं नहीं दे के दूंगा, तो टूल खुद लेना पड़ता है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आईडी आ जाएगी, यहाँ पे पासवर्ड आएगा, हमने लॉगिन कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा काम क्या करना है, कीपा क्रोम एक्सटेंशन, ये आ गया। क्रोम एक्सटेंशन खुलेगी तो फर्स्ट वाली जो एक्सटेंशन होगी उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड एक्सटेंशन। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कीपा शो हो जाएगा, यहाँ पे इसको पिन कर दें, यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे ना, जब कीपा लॉगिन हो जाएगा, ये समझ में आ गया लॉगिन किस तरीके से किया, फिर क्रोम एक्सटेंशन डाली। अच्छा, लॉगिन करने के बाद क्रोम एक्सटेंशन का फायदा क्या है कि यहाँ पे जब मैंने खोला ना, ये अमेज़न का पेज खोला ना, अब मुझे अलग से कीपा खोलने की जरूरत नहीं है, यहीं पे डेटा शो करा देगा।
ये आ गया, ये डेटा आ गया, सही है। अब ये डेटा क्या है इसको हम लोग देखते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जब सिंपली आप लॉगिन करेंगे, लोड करेंगे तो यहाँ पे वो नीचे डेटा शो करा देगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सारे यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स होते हैं सारे बंद करे हुए, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं BSR के ऊपर। BSR का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है। BSR क्या होता है? ठीक है। अच्छा, BSR कौन सा होता है? नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और कैटेगरी टू कैटेगरी जो होता है BSR डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। क्लियर है? सही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेल्स रैंक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, ये हमारे पास सेल्स रैंक का ट्रेंड शो कर रहा है। अच्छा, ट्रेंड किस तरीके से शो कर रहा है वो, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अभी मैंने सिर्फ BSR खोला हुआ है, बाकी सब बंद किया है। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं तो ये सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी ना कि एक कैटेगरी होती है मेन कैटेगरी, ये भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। उसके बाद ये रेटिंग्स वगैरह, रिव्यू काउंट, ऑफर, इसकी ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं डे पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसका एक दिन का BSR दिखा देगा कि एक दिन के अंदर उसके BSR के अंदर कितना चेंज आ रहा है। ये इतना चेंज आ रहा है, 71 वापस ही 77 पे गया, एक रेंज के अंदर ही है। 400 से लेके समझें तकरीबन 370 तक है, इतना इसके अंदर फ्लक्चुएट आ रहा है। वीक का मैं देखता हूँ तो मुझे बता रहा है कि एक वीक के अंदर इसके BSR में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। सर जी, ये आपने ये प्रो एक्सटेंशन पर जो मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि किस ब्रांड पर आप चेक करें। ये तो अभी मैंने रैंडमली खोला हुआ है, ये वाला है कॉफ़ी वाला, ये रैंडम ब्रांड है, किसी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे आ गए मंथली बेस पे, ये आपको एक महीने का BSR दिखाएगा कि एक महीने के अंदर जो BSR के अंदर जितनी चेंजेस आई हैं वो सारी यहाँ पे शो होंगी, कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ गया 3 महीने का, 1 साल का, और ऑल टाइम पे ये होगा कि पूरा ओवरऑल जब से प्रोडक्ट आया है इसका BSR में क्या चेंज आया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो BSR हमारे लिए होता है ना वो 3 मंथ्स का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं देखेंगे, दूसरे भी देखते हैं, लेकिन 3 मंथ्स का BSR होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो टूल होता है, अच्छा अभी मैं नहीं दिखा रहा किस तरीके से, वो आगे की क्लासेस में आएगा, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक तरीका होता है जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स कितनी है इस प्रोडक्ट की, यानी कि नंबर में सेल्स आ जाएगी कि मंथली सेल्स कितनी है। विदाउट कीपा के भी कर सकते हैं, लेकिन कीपा जो होता है एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ा देता है, टूल्स की इतनी ज़रूरत होती ही नहीं है, अंदाजे पे भी कर सकते हैं। इनिशियली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सीखना है कीपा, उसके लिए ज़रूरी है, ताकि डेटा एनालाइज करना है आपको, बाकी तो फिर मसला नहीं है, फिर तो तरीके होते हैं बहुत सारे। सर हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी कीपा को वॉच करना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल ही कीपा है, अगर सिर्फ कीपा है आपके पास आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो अब एक बात बताएं कि अगर मेरे पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो मुझे मंथली सेल्स निकाल के दे रहे हैं, तो मुझे BSR चेक करने की क्या ज़रूरत है, या मैं 3 महीने का, जो मैंने अभी एक बात बोली कि 3 महीने का BSR सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी 90 डेज का, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है अगर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। सर इसलिए कि वहाँ अमेज़न में जो हमारे पास बेस्ट सेलर ब्रांड आता है वो 1 डे का आ रहा होता है ना, उस दिन का आ रहा होता है, और इस पे जो वो 3 मंथ्स का आता है। ठीक है, इसलिए चेक करना जरूरी है। सही है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स तो पता चल रही है ना मुझे कितनी। सर तो वो पूरे मंथ की पूरी बता देगा, वो तो डे बाय डे चेंज होती रहती है। ठीक है, देखें कभी भी नंबर ऑफ सेल्स होती है ना, वो कोई ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स, भले किसी भी टूल से निकालें कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स यही आ रही है सी प्रोडक्ट की, सेल्स जो होती है ना वो चेंज होती रहती है। अब सेल्स कैसे पता लगाते हैं, वो सेल्स भी टूल जो होता है ना वो अंदाज़ा लगाता है कि इसने इतने नंबर ऑफ सेल्स की होगी, महीने की या 3 महीने की या एक दिन की, इतनी सेल्स उसने करी होगी, अंदाजे से बताता है। वो अंदाज़ा कहाँ से लगाता है, किस बेस पे लगाता है, उसका जो करंट BSR होता है ना, जो इस वक्त उसका BSR चल रहा होता है, ये चल रहा है, इसकी बेस पे वो जज करेगा कि ठीक है अगर इतनी BSR है तो इसकी इतनी सेल्स होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सही है अगर इतना BSR है तो इतनी सेल्स ही होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे तो कम भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब BSR का ट्रेंड चेक करने की ज़रूरत क्या है, मैं एक मिसाल देता हूँ। कोविड आया था, कोविड के टाइम पे जो फेस मास्क थे उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई थी, एकदम रातों रात मेरे ख्याल में इतनी बढ़ गई होगी कि उसकी एग्रेसिव सेल स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन क्या वो डिमांड आज तक उतनी ही है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि कोविड खत्म हो गया, अब किसी को नीड नहीं है। क्योंकि वो एक इवेंट हो गया था
जिसकी वजह से लोगों की ज़रूरत थी, उसके बाद ये कि मार्केट में सप्लाई इतनी बढ़ गई कि उसकी डिमांड और बिल्कुल बहुत कम हो गई, उसकी प्राइसेस भी कम हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर अभी मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट देखता हूँ जो सीजनल प्रोडक्ट हो, अभी क्या डेट है आज 14 दिसंबर है, ठीक है, 25 को आता है क्रिसमस। अगर मैं क्रिसमस रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आएंगी अभी, क्यों? क्योंकि अभी सीजन चल रहा है उसका। लेकिन जब अगर मैं वो प्रोडक्ट फाइनल करता हूँ उसके बाद मैं उसको ऑर्डर करूँगा, सप्लायर निकालूंगा और उसके बाद उसको लाइव कर दूंगा, तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाएगा उसको अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचते 1 से 1.5 महीने का मतलब ये कि जनवरी का मिड आ जाएगा, तब तक उस प्रोडक्ट की उतनी डिमांड रहेगी नहीं रहेगी। क्यों? बिल्कुल, उसका जो ट्रेंड होता है ना वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट की सीजनैलिटी को चेक करने के लिए और प्रोडक्ट का ट्रेंड चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हमारा जो BSR है 90 डेज का, वो एक रेंज के अंदर है। अब यहाँ पे रेंज देखिए 250 से 550 है, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, सही है। इसका मतलब ये कि ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अब लॉजिक से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉफ़ी है, 90 डेज के अंदर इसकी जो सेल्स है वो यहाँ पे आ रही है 250 से लेके 550 तक, यानी कि अच्छा BSR शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताएं, कॉफ़ी का जो काम होगा वो सर्दी में होता है गर्मी में होता है? सर्दी में होता है। अगर गर्मी आ गई तो मैं प्रोडक्ट अमेज़न को मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सही है, बाहर का है ना सर, वहाँ तो ज़्यादा ठंड है। एग्जैक्टली वही बात मैं समझा रहा हूँ। हम USA की मार्केट को USA के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। USA में लोग चाय नहीं पीते, वहाँ पे सर्दी हो गर्मी हो वहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, तो वहाँ पे कॉफ़ी ही चलती है। तो इसका मतलब इस ट्रेंड के इसकी बेस पे भी आप जज कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, सही है। और यहाँ पे जो इसकी जो सेल्स आई है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम लोगों को उसको नैरो डाउन करना है तो हम ये देख सकते हैं कि ठीक है, अगर मंथली बेसिस पे जा रहा हूँ मैं 300 से 450, इसका भी BSR स्टेबल है। अगर ईयर पे चला गया, ईयर के अंदर ये है कि स्टार्टिंग के अंदर बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अगर मैं पूरे 12 महीने के हिसाब से उसको देख रहा हूँ उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये 600-700 पे जाने के बाद में 250 से लेकर 1000 की रेंज में, उस रेंज के अंदर ही, उससे बाहर नहीं है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है? अच्छी है, अच्छी है। सिर्फ BSR की बेस पे हम लोग जज कर रहे हैं अभी। इसी तरीके से अभी दूसरा BSR देख लेते हैं, समझ में आ रहा है? जी जी। किसमें? 250 से लेके 1000 तक, ये इस फ्लक्चुएशन की बात करेंगे हम। देखिए वो तो पहली बात तो पूरे साल का किया है, सही है। दूसरी बात ये ग्राफ को देखना है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नंबर है 250 से लेके 1000 तक। यहाँ पे रेंज नहीं है। अगर यहाँ पे रेंज होती 1 लाख होती, यहाँ पे 250 होता, फिर आप उसको बोलते बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। लेकिन यहाँ पे रेंज ही 250 से 1000 तक की है। अच्छा, दूसरी बात ये BSR जो होता है ना, BSR हर कैटेगरी टू कैटेगरी डिफरेंट होता है, लेकिन हमारा टारगेट ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट के अंदर जाएं जिसका 90 डेज का जो एवरेज BSR हो ना वो 60,000 तक हो मैक्सिमम, उससे ऊपर ना हो। 60,000 क्यों हो? वही वाली साइंस अपने दिमाग में दोबारा आप लेके जाएं फ्लैशबैक पे, कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा BSR का, BSR खराब होता जाएगा, यानी कि जो सेल है वो कम होती जाएगी। तो 60,000 मैक्सिमम BSR होना चाहिए, बाकी ये कि उससे कम हो जाए तो अच्छी बात है। हमारा टारगेट ये होता है, क्योंकि 60,000 के ऊपर, 60,000 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर समझ लें कि सेल्स पर ये समझी जाती है कि हो रही है या नहीं हो रही, वो कंसिडरेबल नहीं होती। अब कुछ लोगों ने अपना क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट बनाया हुआ होता है, कुछ बोलते हैं कि नहीं 60,000 भी नहीं, हमें 40,000 जाना है। कुछ ऐसे होते हैं वो बोलते हैं 1 लाख भी चलेगा, मसला नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, ये उस वक्त डिपेंड करता है जिस क्लाइंट पे, जिस अकाउंट पे और जिस कंडीशन के अंदर आप लोग काम कर रहे होते हैं। हर कैटेगरी वो एक जनरल आइडिया के लिए होता है, वरना अगर हम लोग ऑफिस कैटेगरी के अंदर या पेट सप्लाई ऑफिस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, स्टेशनरी वगैरह की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर काम कर रहे हैं, 60,000 के हम लोग बोलते हैं 40,000 होना चाहिए। लेकिन ये फिर कोई जिसको कहते हैं ना, कोई रिटन रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, वो अपने हिसाब से अपनी आइडिया की बेस पे लोग जज कर रहे होते हैं। ठीक है, BSR क्लियर है? मतलब इस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं? ये कैटेगरी
एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको नहीं पता चल सकते, लेकिन ये आपको पता चल सकता है कि कैटेगरी के अंदर ना कितना कंट्रीब्यूशन है अमेजोन का, यानी अमेजोन के अंदर जो इतनी सेल्स आ रही है ना उस कैटेगरी का कितना रोल है। कि अगर लेट से एक 100% सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर, उसमें से अगर 50% कैटेगरी होम एंड किचन सेल हो रहा है, इसका मतलब बड़ी कैटेगरी है। 20% अगर कोई और हो रही है तो ठीक है, वो उससे तो कम है, लेकिन अगर कोई 1% हो रही है, कोई 2% हो रही है, इसका मतलब वो बहुत छोटी कैटेगरी है। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए फिर ये होता है कि रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं, वहाँ से आपको ये डेटा मिलता रहता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे और फिल्टर्स होते हैं। अच्छा, मेन BSR जो होता है हमारे पास चेक करने का, वो होता है 90 डेज़ का। अब इसमें होता है कि हम मंथली भी कर सकते हैं, हम वीकली भी कर सकते हैं, हम ऑल टाइम भी कर सकते हैं कि जब से प्रोडक्ट रिलीज हुआ है। इंटरनेट चल रहा है। अच्छा, अभी मैं सारे फिल्टर्स बंद कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने ऑल टाइम पे किया है, एक उसकी कैटेगरी का BSR, ये दूसरी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जब मैंने ऑल टाइम पे किया, ये देखिए यहाँ पे उसका BSR कितना अच्छा चल रहा है, 100, 150, 200 इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे मैं चला गया, ये 68,000, 28,000 और कितना गया है, 72,000 तक गया है ये। तो एक बात बताइए, ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है? इस BSR को आप बोलेंगे फ्लक्चुएट हो रहा है या स्टेबल बोलेंगे? फ्लक्चुएशन हो रही है। अच्छा, मैंने फिल्टर कितने टाइम का लगाया हुआ है? ऑल टाइम का। ऑल टाइम का। जब से अब ये देखें, ऑल टाइम का मतलब क्या है? जब से प्रोडक्ट आया है। जब से प्रोडक्ट आया है, जी। सही है। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि जब से प्रोडक्ट आया है तब से हम लोग उसको देख रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इसका BSR आप लोग बोल रहे हैं फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लास में बात की थी, जब भी कोई नया प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर आता है वो कौन से पेज पे होता है? 700, 800 इवन, अगर बड़ी कैटेगरी होती है, वरना तो 7वें 8वें पेज पे भी 10वें पेज पे होता है। क्यों? क्योंकि उसकी रैंकिंग नहीं हुई भी इतनी। थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसकी रैंकिंग होना स्टार्ट होता है, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होता है, सेल्स होती है, फिर एक टाइम आता है कि वो जाके उसकी सेल्स स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट जो स्टार्ट हुई है ना, यहाँ पे उस वक्त इसका BSR हाई था, उसकी वजह थी। वजह क्या नजर आ रही है कि ये नया प्रोडक्ट था, उस वक्त इसकी सेल्स नहीं होगी बिल्कुल। फिर थोड़ी करके इसने अपना मोमेंटम स्टार्ट किया सेल्स का, करते करते अब स्टेबल हुआ। यही वो वजह थी जब मैंने आपको बोला था कि मेन फोकस हमारा होता है वो 3 मंथ्स के BSR पे होता है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि 3 महीने के अंदर आपको उस प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है। अगर आप ऑल टाइम पे देखेंगे तो ऑल टाइम पे वो आपको दिखाएगा, हमेशा पहले BSR दिखाएगा बहुत ज़्यादा हाई था। BSR हाई का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है, जब एक प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है मार्केट के अंदर तो उसकी सेल्स कैसे आएगी, तो उस वक्त उसका BSR हाई होगा। लेकिन अब जाके उसका BSR डिक्लाइनिंग की तरफ हो रहा है, इसका मतलब ये कि अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, सही है। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं 1 महीने का BSR चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है चेक नहीं करूँगा, चेक करता हूँ, लेकिन 1 महीने का BSR अगर मैं चेक करूँगा तो उसके अंदर नुकसान क्या है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर हो सकता है कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, जैसे कोविड की एग्जांपल है कि वहाँ पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो उसका BSR कम हो गया। तो 3 महीने जो होता है ना वो एटलीस्ट समझ लीजिए 1 क्वार्टर होता है, क्योंकि होता क्या है कि ई-कॉमर्स का जो बिजनेस होता है ना वो क्वार्टर्स के ऊपर चलता है। क्वार्टर का मतलब क्या है? Q1, Q2, Q3, Q4। Q4 जो होता है ना क्वार्टर, अगर उसको आप देखते हैं तो वहाँ पे सेलिंग बहुत एग्रेसिव होता है हर चीज़ की। इसी तरीके से क्योंकि वहाँ पे न्यू ईयर, क्रिसमस, सारी चीज़ें एक साथ आ रही होती हैं, तो वहाँ पे जो डिमांड होती है ना वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग 3 महीने को जज करते हैं कि सही है 3 महीने में इसका क्या ट्रेंड रहा है। 3 महीने के अंदर अगर स्टेबल है फिर ये मंथली भी देख लें, वीकली भी देख लें। फिर कभी कभी ये होता है कि ऑल टाइम हम लोग कभी यूज़ करते हैं ईयर का या ऑल टाइम। ईयर के अंदर ये होता है कि हमें इस चीज़ से आइडिया हो जाता है कि ठीक है इस मंथ के अंदर इसका BSR बढ़ा था, सितंबर से। मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब वो क्यों बड़ा होगा? हो सकता है कोई टॉयज रिलेटेड आइटम हो बच्चों का, और उसका BSR बढ़ा हो कब? अगस्त के अंदर, जब बच्चों का नया सेशन स्टार्ट होता है स्कूल का। जाहिर सी बात है जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो उस वक्त तो पेरेंट्स बच्चों को खिलौने नहीं दिलाएंगे, उस वक्त तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जब एक फ्लो बन जाता है तो उसके बाद ये होता है कि फिर दोबारा सेल्स बढ़ जाती हैं। तो इन चीज़ों से हम लोग उसका जो सेल्स का ट्रेंड होता है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये उस वक्त ज़्यादा समझ में आएगी जब इसके ऊपर आप लोग टाइम लगाएंगे।
क्या करना है? कीपा भी हमें परचेज करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना है। कीपा ये है कि शेयरिंग पे आप लोग ले लिएगा, और अगर शेयरिंग पे मैं नंबर दे दूंगा टूल प्रोवाइडर का। बाकी ये कि अगर आप लोग 2-3 लोग मिलके लेना चाहें तो मिलके ले लें, मतलब 2-3 के ग्रुप्स बना के। लेकिन शेयरिंग के अंदर मसला ये होता है कि वो एक टाइम पे एक बंदा यूज करता है। नहीं, वो उसमें ये होता है फिर अगर 2-3 लोग ले रहे हैं ना मिलके, तो फिर इस बात का ख्याल रखिएगा एक टाइम पे सब लॉगिन नहीं कर रहे हैं। वो फिर टाइम इस तरीके से सेट कर लिएगा कि पहले अगर कोई लॉगिन कर रहे हो सबको बता दें, वरना फिर होता है कि वो तीनों जगह से लॉग आउट हो जाता है। 2-3 जगह जितने भी लोग कर रहे होते हैं ना, वहाँ से लॉग आउट हो जाता है। सर हम कीपा एक बार खरीदते हैं तो उसका 6 मंथ में वो एक्सपायर हो जाएगा और ऐसा वो मंथली बेसिस पे एक्सपायर होगा। लेकिन कीपा बहुत ज़रूरी टूल है, क्योंकि उसमें ये होता है कि सब्सक्रिप्शन, अब ये डिपेंड करता है, कुछ लोग होते हैं जिनका काम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा होता है या वो प्रोफेशनल होते हैं, तो वो लोग 6-6 महीने 1-1 साल की सब्सक्रिप्शन भी करवा लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि बार बार सब्सक्रिप्शन कराना फिर एक मसला हो जाता है। सर फ्री ट्रायल 7 डे फ्री ट्रायल मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा, अगर फ्री ट्रायल होगा भी तो सारी इनके पास वो ऑप्शन नहीं होंगे, जो ऑप्शन चाहिए होता है ना फीचर, वो नहीं खुलेगा। ठीक है, सर कीपा जो प्रोवाइड करते हैं वो पाकिस्तान में ही होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ही होते हैं, और उसके अंदर ये होता है कि फिर मसले भी आ जाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर मसले आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो सारी चीज़ें भी टॉलरेट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर बाहर से खरीदेंगे फिर तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि वो ऐसे होता है डॉलर में पेमेंट होगी, सारी चीज़ें होंगी। सर क्या इसकी होती है प्राइस? ये डिपेंड करता है, वैसे मेरे ख्याल में 2,500 से 3,000 रुपये महीना सब्सक्रिप्शन, और अगर 2-3 लोग मिल के ले रहे हैं तो फिर और ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन उसमें ये है कि फिर सर्विस प्रोवाइडर को नहीं बताएं कि मिल के ले रहे हैं। उसमें ये होता है कि एक कोई भी एक ले लें, आपस में कंट्रीब्यूट करके एक ले लें, अपने कंप्यूटर पे देख लें किस तरीके से चल रहा है वो, क्योंकि होता है कभी कभी ना वो पोर्टल देते हैं, अपना पोर्टल के ऊपर चल रहा होता है, तो जब पोर्टल के ऊपर चल रहा है उसको देख लें, फिर ये कि जब चल जाए ना तो फिर बाकी दो की भी फिर उसी तरीके से सेटिंग कर दें कंप्यूटर में कि वो भी चल जाए, लेकिन एक साथ तीनों चलाने की कोशिश नहीं करें, वरना तीनों जगह से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्लियर है, समझ में आया ना? ठीक है। अच्छा, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स हम लोग पूरे टाइम, मतलब मेरे ख्याल में पहली क्लास में हम लोग बाय बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाय बॉक्स होता क्या है? अमेज़न के अंदर जो हमारा बाइंग पेज होता है, यानी कि अभी हम लोग अगर किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं, इस पेज पे आ गए, राइट साइड पे ये जो बॉक्स बना हुआ होता है ना, ये बॉक्स कहलाता है बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स पे दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। अब कोई भी बायर आता है ना, कभी भी हो सकता है, बहुत रेयर केस है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो बैठा हुआ ना अंदर, उसकी प्राइस कम हो। जैसे यहाँ पे कितना है 38.97, ठीक है, यहाँ पे प्राइस कितनी है 38.96, इससे तो कम ही है ना प्राइस। लेकिन होता क्या है, बायर यहाँ तक जाता ही नहीं है, बायर यहाँ पे आता है, उसने प्रोडक्ट देखी, उसको सही लगी, उसने यहीं से ऐड टू कार्ट किया या बाय नाउ करके बाहर आ गया। 80 to 85% जितनी भी सेलिंग हो रही होती है ना, वो इस बाय बॉक्स के थ्रू हो रही होती है। अच्छा, ये बाय बॉक्स डिपेंड करता है कि किस वक्त किसको देना है। अच्छा, बाय बॉक्स रोटेशन का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि बाय बॉक्स रोटेट किस तरीके से होता है, ये जब हम लोग और डिटेल में देखेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ आइडिया देने के लिए कि बाय बॉक्स को हम लोग चेक किस तरीके से करते हैं कि अच्छा, मैं एक प्रोडक्ट देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे वो प्रोडक्ट सही लग रही है, उसके ऊपर सेलर्स भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि बाय बॉक्स उसका रोटेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कितना हो रहा है, सही है, ये चीज़ चेक करनी कि पहली बात हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कितना हो रहा है। वो कहाँ से चेक हो गई? यहीं पे कीपा की एक्सटेंशन है, यहीं पे हम लोग आए, डेटा के अंदर गए, डेटा के अंदर यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स ये ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये दिखा रहा है कि 84% बाय बॉक्स जो है वो अमेज़न को ही मिला हुआ है, अमेज़न खुद बेच रहा है, 10% बिल मिल रहा है दूसरे को और 6% किसी और को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा था कि कितने परसेंट बाय बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, फिर ये बता रहा है कि एवरेज प्राइस कितनी है, उसके बाद एवरेज न्यू ऑफर काउंट के कितने, मैं ख्याल में वेरिएशन की बात कर रही है, इसका मुझे भी सही से आइडिया नहीं है। स्टॉक कितना है, ऐसे स्टॉक के दूसरे टूल्स भी होते हैं कि इसके पास कितना स्टॉक इस वक्त मौजूद है
कंट्री कहाँ पे सेल कर रहा है, यहाँ पे अगर नाम आएगा, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, ब्रांड का नाम आ जाएगा या सेलर का जो बेच रहा है। यहाँ पे जैसे अमेजोन आ रहा है और यहाँ पे कैफिन कैफ, और यहाँ पे FBA है या FBM है। अगर FBA होगा तो उसके ऊपर एक टिक लगा हुआ होगा, FBM होगा तो कोई टिक नहीं लगा हुआ। किसका कैफिन कैम ये यहाँ पे हो सकता है उसका अभी दिया वो रोटेशन हो रही है ना, 6% मिल तो रहा है ना उसको, हो सकता है इस टाइम पे मिल रहा जी। देखिए वैसे डिपेंड करता है कि होता ये है कि लोग पहले बोलते थे नहीं जाना चाहिए। पहले की जो साइंस थी ना वो थी कि अगर अमेजोन को बाय बॉक्स मिल रहा है, डोमिनेंट है, जैसे इस केस के अंदर है, नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ये कि अगर दूसरों को भी थोड़ा बहुत मिल रहा है और एक प्रोडक्ट है उसकी सेल भी लेट से 1000 यूनिट है महीने की, उसकी सेल बहुत ज़्यादा है, तो अगर दूसरों को किसी को 10% मिल रहा है, किसी को 5% मिल रहा है, तो तकरीबन समझे 10% भी कितना हो गया, 1000 का 100, 5% हो गया 50। तो अगर इतनी यूनिट सेल हो रहे हैं तो फिर हम जा सकते हैं, फिर उस पर रिस्क ले सकते हैं। क्या कोटा लेफ्ट 100% ऊपर अंडरलाइन होगा न्यू बाय बॉक्स यहाँ पे नहीं सर ऊपर सर ऊपर न्यू बा अच्छा ये नहीं ये तो इसके सॉफ्टवेयर का ही कुछ है, इससे कोई काम नहीं। अच्छा उसके बाद यहाँ पे वो रेटिंग दिखा रहा होता है कि इस प्रोडक्ट की FBA समझ में आ गया कि टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब ये FBA सेलर है, अगर टिक नहीं लगा हुआ तो FBM है, ठीक है। अच्छा उसके बाद रेटिंग कितनी है उसकी 12 मंथ्स की, इसकी 100% है, इसकी 84 है। अमेजोन अपनी रेटिंग नहीं दिखाता क्योंकि अमेजोन को ज़रूरत नहीं है अपनी रेटिंग दिखाने की। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि रिव्यू काउंट कितना है, इसके बाद 12 रिव्यूज़ हैं, ये सेलर के रिव्यूज़ हैं, प्रोडक्ट के नहीं है कि सेलर को कितने रिव्यूज़ मिले हैं। 12 रिव्यूज़ मिले हैं। 12 रिव्यूज़ का मतलब क्या, सेलर नया है अभी, पुराना नहीं है, अमेजोन के नहीं दिखाता, कस्टमर देता है। सेलर का कैसा इनपुट रहा है यहाँ पे इस जगह पे तो सेलर दिखा रहा है, प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो टॉप पे दिखाएगा। अब टोटल रिव्यूज कितने दिखा रहे हैं 12,740 और यहाँ पे सैलरी कितने दिखा रहे हैं 12। स्टोर फ्रंट पे भी जाके देख सकते हैं लेकिन वो फिर आगे का तरीका है, जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे वहाँ पे आएगा। उसके बाद रिव्यू काउंट लाइफ टाइम कितना है 3646 ये दिखा रहा है। ये कर रहा है, इसके इसी वजह क्या है, क्या हो सकती है स्क्रीन पे देखेंगे तो वजह नजर आ रहा है क्या है FBM इसलिए मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को जब FBA FBM का हम लोग डिफरेंस कर रहे थे तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि बाय बॉक्स के लिए अमेजोन FBA को ज़्यादा प्रेफर करता है, वो FBA इसलिए उसको ज़्यादा मिल रहा है। कुछ केसेस में FBM को भी मिल जाता है लेकिन वो कम केसेस होते हैं, ज़्यादातर FBA को ही प्रेफर करता है। सर ये जो लास्ट वाला है ये जो है ये FBA ठीक है, और जो फर्स्ट वाला वो प्राइवेट लेवल वाला होगा ना? कौन सा? नहीं ये लिस्टिंग प्राइवेट लेवल है ही नहीं। हम लोग देखिए प्राइवेट लेवल है या होलसेल है ना, वो ये लिस्टिंग होती है पूरी। अगर ब्रांड को खुद ब्रांड ओनर सेल कर रहा है तो वो प्राइवेट लेवल है, लेकिन ब्रांड ओनर सेल कर ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये प्राइवेट लेवल नहीं है, ये होलसेल है। ये शो कर रहे हैं वो जो 3 सेलर्स इस वक्त बैठे हुए हैं, जिसमें से एक अमेजोन है, एक यूनाइटेड स्टेट्स लिमिटेड है और एक कॉफी कैम है। और अभी बाय बॉक्स इसने लिया हुआ है कॉफी कैम कैफे सॉरी कैफिन कैम सही है। अच्छा इसको लास्ट बाय बॉक्स कब मिला था 20 दिन पहले, इसको अमेजोन को कब मिला था 13 घंटे पहले, और इसको कब मिला है अभी। ये जो आपने शायद किसी ने बोला था कि इसको कैसे मिला हुआ है, इसको अभी मिला है। बाय बॉक्स हम लोगों ने करा ही नहीं था, ओवरव्यू किया था, बाय बॉक्स तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सही जो आप कह रहे हैं बाय बॉक्स मिला है, मेरा ये चीज समझ में आ रही है। किसको अमेज़न को मिला है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स को मिला है, ये मिला है क्या मतलब? मिलने का मतलब ये कि यहाँ पे जो नाम आ रहा है ना, अब देखिए यहाँ पे अगर ऐड टू कार्ट या बाय नाउ करते हैं तो यहाँ पे इस वक्त अगर मैं करता हूँ ना ऐड टू कार्ट
तो ऑर्डर किसके पास जाएगा? कैफ एंड कैम के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है। ये मुझे कैसे पता चला? सोल्ड बाय में इसका नाम आ रहा है। होगा क्या कि जब बाय बॉक्स चेंज होगा ना, अगर अमेजोन के पास जाएगा तो यहाँ पे चेंज होगी, किसका नाम आ जाएगा? अमेजोन का। अगर वो तीसरा वाला जो यूएसए वाला था वो एलटीडी, हाँ, क्योंकि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। अमेजोन जो है ना, जितने सेलर्स बैठे हैं ना, सबों को मौका दे रहा है। वो बोला तुम भी आगे बेच लो, तुम भी बेच लो, तुम भी बेच लो। अरे किसी एक का वो नहीं है। वो सेलर्स क्या कर रहा होता है? मतलब प्रोडक्ट एक ही होती है, प्रोडक्ट एक, शो नजर हमें सेलर अलग अलग होते हैं, यानी ये एक ही प्रोडक्ट है ना, अलग अलग लोग बेच रहे हैं। अब उसमें अमेजोन ने बारियां लगाई हुई है कि ये इस टाइम पे ये बेच रहा है, इस टाइम पे ये बेच रहा है, इस टाइम पे ये बेच रहा है। ये डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे नीचे परसेंटेज आ रही थी, कहाँ गया? और सर ये एफबीए के केस में ही होता है? नहीं एफबीएम, ये एफबीएम में बैठा हुआ है ना, ये रहा। अब यहाँ पे शो कर रहा है 10%, यहाँ पे 84%, यहाँ पे 6%। अब इसका मतलब यह है कि अगर टोटल सेल्स हो रही है 100 यूनिट्स की, 10% बाय बॉक्स इसको मिल रहा है, तो 10% का मतलब क्या है कि 100 का 10% कितना हो गया? 10 यूनिट्स ये सेल कर रहा है 100 में से। इसी तरीके से अगर 84% अमेजोन को मिल रहा है, यानी कि 100 में से 84 यूनिट्स अमेजोन बेच रहा है महीने पे, 6% का मतलब ये कि 6 यूनिट्स ये बेच रहा है। नहीं होगी। उसकी वजह ये बाय बॉक्स जब भी मिलेगा तो परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि बाय बॉक्स का जो डेटा होता है ना, वो भी इस तरीके से बनता है। 30 डेज पे बनाता है डेटा मिनिमम। 30 डेज में इसको कितना बाय बॉक्स मिला? इसको 6%। अभी मैं 90 पे करूंगा, शायद डेटा चेंज हो जाए। हो गया सर, आपने भी कहा था कि बाय बॉक्स बिन करना होता है। बिल्कुल। सर अच्छा, मैं यही मैं अभी सोच रहा था कि किसी ने पूछा दे। सर मैं पूछ रही थी कि हमें यही देखना होता है कि 2 से 3% के बीच में जब बाय बॉक्स रोटेट होगा, वो अच्छा, ज़्यादा परसेंट के बीच में हो रहा होगा तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। देखिए डिपेंड करता है ना, अगर सेलर ही 3 बैठे हुए हैं तो 3 बंदों के बीच में रोटेट हो रहा है तो फिर तो सही है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा सही है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है, अब कभी ये होता है कि किसी को मिल ही नहीं रहा होता, तो फिर ये होता है कि बस थोड़ा सेलर को भी देखने जाके, हो सकता है सेलर ने कोई मसला किया हो, उसकी रेटिंग ही अच्छी नहीं हो, क्योंकि बाय बॉक्स मिलता है ना। एक आर्टिकल है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, याद दिला दिएगा कोई अगर मैं भूल जाऊँ तो। उसका नाम है बाइबल ऑफ बाय बॉक्स। वो बताता है कि बाय बॉक्स मिलता कैसे है। अच्छा, बाय बॉक्स के ना 2-3 फैक्टर्स होते हैं। पहली बात तो ये कि जो सेलर होता है ना, उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर सेलर की रेटिंग अच्छी है, दूसरी बात ये कि उसके जो रिव्यूज़ होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, और जो समझ लें कि पुराना होना चाहिए कि थोड़ा ये रहा, ये सेलर। तो इसकी जो रेटिंग है ना, अब जहाँ पे जैसे रेटिंग आ रही है, कहाँ गया? पहले तो FBA होना चाहिए, क्योंकि FBA होगा अमेज़न ज़्यादा वेटेज देगा। जी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऑप्शन होता है, लेकिन जो बायर होगा ना, वो इतना डिटेल में कभी भी नहीं जाता। उसको तो पता भी नहीं होता बाय बॉक्स होता क्या, वो देखता है वो तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है। वो तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोर्स में आप लोगों को पता चल रहा है। सेल कर बाय करने वाले के लिए तो ये सीधा सीधा एक पेज है कि जाओ जाके खरीद लो बस। ये भी अमेज़न से ही खरीदना है, वो SBM से नहीं खरीद हो सकता है, फिर वो वहाँ से जाके खरीदेगा, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए। फिर जरूरी नहीं है हर बायर को नहीं पता होता, और बायर कभी भी ये नहीं दिखता, इतना ज़्यादा डिटेल में कभी भी नहीं जाता बायर। ये जो एवरेज प्राइस है, इसका मतलब है कि कौन सा सेलर कौन सी प्राइस पे सेल कर रहा है, कितनी प्राइस पे बेच रहा है। 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाय बॉक्स विन करने के लिए। सबसे पहला होता है प्राइस। प्राइस का मतलब ये कि जिसकी प्राइस कम होती है ना, अमेज़न उसको बाय बॉक्स का ज़्यादा वेटेज दे देता है। अब देखिए यहाँ पे 28 प्राइस है, इसको सबसे ज़्यादा मिला हुआ है अमेज़न को खुद को। उसके बाद 30 है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर इसको मिला हुआ, और उसके बाद 38 है। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर की बेस पे आप जज नहीं कर सकते। दूसरा फैक्टर क्या होता है? FBA होना चाहिए प्रोडक्ट। FBA होगा तो अमेज़न ज़्यादा वेटेज देगा। ये 2 FBA है, ये FBM है, ठीक है। तीसरा फिर रेटिंग पे आ जाते हैं। अब इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि उसकी जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो अमेज़न के वेयर हाउस में होती है। अब कस्टमर जब भी ऑर्डर करता है ना, तो अमेज़न जब इन्वेंट्री को खुद हैंडल कर रहा होता है ना, तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको हैंडल कर सकता है। यानी कि एक इन्वेंट्री है, अगर वो मेरे पास खुद अपने पास रखी हुई है मेरे वेयर हाउस में, तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि ये सही क्वालिटी में है, बजाय इसके कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो ख़राब हो।
सर तो अपने अमेज़ोन के हमें FBA करवाना चाहिए ना ज़्यादातर, FBA ही करवाना क्योंकि वो इसमें आपका बेनिफिट भी उसी में ही है, FBA ही डेबिट करता होता है है या कुछ भी होता है। तो अमेज़न अपने वेयरहाउस में उन तमाम प्रोडक्ट्स को चेक भी करता है। इंस्पेक्ट करता है, उसको देख के रखता है। नहीं, ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ये परसेंटेज के अंदर होता है कि ये अमेज़न खुद देता है। अमेज़न डिसाइड करता है किसको कितना मिलना चाहिए। फैक्टर्स सर ये वॉन करने वाली बात है, विन करने वाली जो बात है उसके अंदर फैक्टर्स आते हैं कि प्राइस आपकी कम होनी चाहिए, दूसरे सेलर्स होते हैं ना उससे कम होनी चाहिए। अब कम होने का मतलब ये नहीं है अगर 28.20 है यहाँ पे प्राइस, अगर इससे compete करना है ना, पहली बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अमेज़न है। लेकिन अगर इन एनी केस कोई दूसरा सेलर बैठा हुआ होता और उससे compete करना होता तो प्राइस को आप कर देते 28.19। अगर इतना भी आप कम करेंगे ना तो इसका मतलब ये कि आपकी जो प्राइस होगी वो उससे कम हो जाएगी। तो अमेज़न के एल्गोरिथम्स पिक करेंगे आपकी प्राइस कम है तो आपको वेटेज मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, FBA किया हुआ है आपने नहीं किया हुआ है। अगर FBA किया हुआ है तो आपको ज़्यादा पसंद करेगा। थर्ड चीज़ होती है कि रिव्यू काउंट कितने हैं, सेलर कितना पुराना है। नया सेलर होगा तो उसको बाय बॉक्स कम मिलेगा, जो पुराना सेलर होगा उसको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलेगा। इधर सेलर के रिव्यूज़ की बात हो रही है, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ की बात नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ मैंने आपको ऊपर दिखाए थे, ये अलग है, ये तो 12,000 समथिंग है। इसके अंदर जी ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं, मिलके काम कर रहे होते हैं। अब कभी कभी ये होता है जैसे यहाँ पर रेटिंग जो है 3000 समथिंग है, तो इसको ज़्यादा बाय बॉक्स मिलना चाहिए था लेकिन उसको सबसे कम मिल रहा है 6%, इसको 10% मिल रहा है, हालांकि इसकी रेटिंग से 12 है। प्राइस भी और FBA भी, तो ये सारी चीज़ें मिलके मैटर करती हैं, कोई एक जवाब नहीं होता इसका जी। सर जैसे मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ से FBA है, सही है, तो अब अमेज़न उसको कैसे सेल करेगा और क्यों सेल करेगा? सेल करेगा मतलब आपने कहा ना कि उसके एक से ज़्यादा सेलर्स हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट यानी कि अमेज़न भी उस पर एक्सेस कर सकता है अगर उनके वेयरहाउस में है, वो भी यानी कि उसके पास वो आपकी इन्वेंट्री में से सेल नहीं करेगा। वो जो आपने अपनी इन्वेंट्री भेजी है ना, आपने 10 यूनिट भेजे वो तो आप ही के, वो आपके यूनिट नहीं बेच सकता है। अमेज़न करता क्या है, अमेज़न खुद खरीद के बेच रहा होता है, खुद ब्रांड से खरीदता है, खुद खरीद के बेच रहा होता है। नहीं, आपसे नहीं खरीदेगा, वो ब्रांड ओनर से खरीदेगा। आपने खुद जाके ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा होगा ना वो प्रोडक्ट, अमेज़न भी उसी से खरीदेगा। नहीं, पाकिस्तान से लोग करते नहीं है, उसकी वजह ये होलसेल के अंदर मैंने एक बार बोली थी कि अगर हम USA में सेल कर रहे हैं तो USA से ही खरीदेंगे, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट के अंदर फिर ये होता है कि वो प्राइवेट लेवल हो जाएगा, जो लोग यहाँ से शिपिंग कर रहे होते हैं ना वो इस तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है यूटोपिया, वो टेक्सटाइल की जो गुड्स होती है ना वो बनाती है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करती है, होलसेल नहीं करता कोई पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से होलसेल समझ लें एक तरीके से हो ही नहीं सकता, बेहतर ये USA से करें। प्राइवेट लेवल लोग कर लेते हैं लेकिन वो सब करते हैं जब इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी फर्म है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी चल रही है उनकी, तो फिर वो वहाँ पे शिपमेंट करा देते हैं, वहाँ पे हो जाती है। समझ में आ रहा है? सर आपने एक चीज़ बताई, ये बाय बॉक्स विन करने की पॉइंट नंबर 3 आपने बताया रिव्यू पॉइंट्स जो होते हैं वो सेलर के रिव्यूज होते हैं, प्रोडक्ट के नहीं है। देखिए 2 रिव्यूज होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट का रिव्यू। प्रोडक्ट का रिव्यू का मतलब ये कि इस प्रोडक्ट को यहाँ पे जा रहा है 12,740, इसका मतलब ये किसी ना किसी ने तो बेचा है ना इतने। देखिए रिव्यूज हमेशा कम होते हैं, दराज से कहीं से भी आप लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, फूड पांडा से आप लोग कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, आप रिव्यू नहीं देते हर बार, लेकिन कुछ लोग दे भी देते हैं। तो 12,714 रिव्यूज़ का मतलब ये कि इतनी सेल्स तो मिनिमम हुई है, ठीक है, इतनी तो हुई है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इन तीनों ने मिलकर करी, हो सकता है पहले कोई और बेच रहा हो, फिर उसने छोड़ दिया हो, या बाहर आ गया उस प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चला गया हो, तो ये प्रोडक्ट का है। यहाँ पे जो रिव्यू काउंट की बात हो रही है ना, ये सेलर का रिव्यू है, यानी कि सेलर का जो एक तरीके से देखा जाए ना, जो सेलर का बारे में जो उसकी वो थी कमेंट्स है बायर के, हो सकता है कि सेलर ने रिस्पॉन्स ना किया, उसने कोई मैसेज किया प्रोडक्ट रिलेटेड, कोई बदतमीजी कर दिया, क्योंकि अच्छा रिव्यू मुश्किल से मिलता है, बुरा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो सेलर का रिव्यू अलग होता है और प्रोडक्ट का अलग होता है। क्यों? क्योंकि आप ये जो प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आप खुद नहीं कर रहे, ये होलसेल प्रोडक्ट है, इसीलिए सेलर अलग है और प्रोडक्ट अलग है। सर ये जो बाय बॉक्स है ये सिर्फ हमें दिखेगा जो हम लोग बैठे हैं इसमें काम करने के लिए, या फिर जो कस्टमर
कस्टमर को कैसे नजर आएगा? ये तो हम लोगों ने कीपा की एक्सटेंशन लगाई है इसलिए नजर आ रहा है। कीपा की एक्सटेंशन हटा देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को भी नजर नहीं आएगा। रिव्यूज मिक्स है, अच्छे बुरे दोनों हैं, लेकिन नंबर काउंट ये कि 12 रिव्यूज आए हैं, बस ये नंबर है। अच्छे क्या है बुरे क्या है, फिर वो आगे जब हम उसके स्टोर फ्रंट के अंदर जाएंगे वहाँ से हमें नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल प्रोडक्ट रिटर्न हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टेड आए और फिर डिफेक्ट कहाँ पे हुआ है, अगर अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर डिफेक्ट हुआ है, अगर प्रोडक्ट के अमेज़ॉन हमने तो होलसेल से लिया और उसको दे दिया अमेज़ॉन के एफबीओ हो रहा है, हमें क्या मालूम कि ये प्रोडक्ट कहाँ। देखिए अगर होलसेलर की तरफ से डिफेक्ट हुआ है ना प्रोडक्ट में, फिर तो वो आपके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी थी। फिर उसमें ये होता है कि आप अमेज़ॉन से तो रिटर्न ले लेते हैं, लेकिन फिर वो प्रोडक्ट आप वापस भिजवा देते हैं होलसेलर को, किसको चेंज करके देते हो। हमें कैसे पता चलेगा कि ये होलसेलर की तरफ क्योंकि आप मंगवाते फिर उसके डब्बे वो भी चेंज करवाते हैं ना। वो होता है, लेकिन वो बड़े प्रोडक्ट्स में होता है, छोटे में नहीं करते। $10 का प्रोडक्ट है तो उस पर क्या डब्बे चेंज कराएंगे? अच्छा नहीं, ये आप क्या बोलेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि होलसेलर की तरफ से डिफेक्ट है? जब हम लोग इन्वेंट्री होती है ना अपनी, प्रेस सेंटर भिजवाते हैं ना, तो उसको इंस्पेक्ट करवाते हैं। इंस्पेक्ट करवाने का मतलब ये कि वो जब डब्बे चेंज कर रहा होता है ना, उसको चेक भी कर लेता है कि इसके अंदर कितने सही है कितना ख़राब है। अगर सारे सही होता है ना, फिर उसके बाद अमेज़ॉन के पास जाते हैं। अब जब अमेज़ॉन के पास प्रोडक्ट पहुंचती है ना, तो वहाँ पर जाने का फिर ऐसा नहीं होता कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंची लाइव हो गई। पहले वो जाती है रिसीविंग में, रिसीविंग के बाद फिर जाती है उसके अंदर क्लियरिंग में जाती है, डिफरेंट प्रोसीजर से होते हुए फिर जाती है। उसके अंदर इंस्पेक्शन भी होता है। अब अगर वो अमेज़ॉन किसी यूनिट को अनफुलफिलेबल में डाल देता है, अनफुलफिलेबल का मतलब क्या है कि 10 यूनिट आपने भेजे थे, 8 लाइव की 2 अनफुलफिलेबल में, इसका मतलब क्या 2 ऐसे हैं जो डिफेक्टेड है। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप, जाहिर सी बात है, अगर उसने इंस्पेक्शन करा हुआ है पहले से, वो जो आपका वेयर हाउस वाला था, तो यूजुअली होता है कि वो तस्वीर वगैरह खींच के प्रोडक्ट की और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको करके दे देता है। तो आप अमेज़ॉन को शो करा सकते हैं कि मैंने जो भेजा था सही भेजा था, या तो तुम्हारे बंदे ने रास्ते में तोड़ा इसको, या वेयर हाउस पे जाके हुआ है, तो उस केस में रिफंड करेगा। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो फिर आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। वैसे सर अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट रिटर्न के कितने मेरे हिसाब से दरार तो बहुत ज़्यादा है। ये प्रोडक्ट रिटर्न जो होता है ना, ये प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम पे हम लोग देखते हैं, और वो यहाँ पे पता चलता है 4.7 पे। 4.7 है ना, रेटिंग से पता चलता है। अब ये जो, अगर इसकी रेटिंग 3.5 होती ना, इसका मतलब ये कि इसका रिटर्न हाई है। रिटर्न रेट अगर हाई है, फिर हम लोग इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते। इस केस में हम लोग जा सकते हैं क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी है, रेटिंग पे डिसाइड करते हैं। बाकी ये कि हम अपनी तरफ से प्रोडक्ट हंटिंग का जब क्राइटेरिया आएगा तो इन चीज़ों को देखते हैं कि ग्लास रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अब ग्लास रिलेटेड प्रोडक्ट होगी, टूटने का टूटने के चांस चांस होगा। आते इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, तो पता रहा है कि टूट सकता है, ये कोई किचन प्रोडक्ट्स जो है वो सर फैशन भी तो फिर चेंज होता रहता है, फैशन वाले आइटम फैशन के अंदर डिपेंड करता है ना। अब जैसे क्रीम है या लोशन है, जो वो होता है बॉडी लोशन होता है जो लोग सर्दियों वगैरह में यूज़ करते हैं, ये तो ऐसी चीज़ है कि इसमें तो कोई फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। ये तो लेकिन बाकी उसमें आएगा ना, फैशन के अंदर हो रही होती हैं चीज़ें चीज़ें। चेंज होती है। अगर हमारे साथ वाले सेलर को हमें कम्पीट करना है तो प्राइस दो कर दो, लेकिन प्राइस दो कर दिया। अगर हम न्यू सेलर हैं, आपने बोला सेलर पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन हम प्राइस दो कर दिया, हम न्यू सेलर हैं। और दूसरा वाला प्राइस हाई है लेकिन वो पुराना सेलर है, सही है, इसको Amazon पे हो सकता है कि उसको मिल जाए, लोग हो सकता वाले है कि उसको बाय बॉक्स जो है ना अमेज़न उसको दे दे। इसका तरीका फिर ये होता है कि लोग फेक रिव्यूज़ डलवा देते हैं। फेक रिव्यूज़ किस तरीके से डलवाते हैं, लोग अपने दोस्तों को या किसी को बोलते हैं कि आप मुझसे प्रोडक्ट खरीद लो, और ख़रीदने के बाद उसको पेमेंट कर देते हैं बाद में जाके, और वो तकरीबन 4-5 के साथ करते हैं। उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी सेलिंग हिस्ट्री उसकी जनरेट हो जाए उस अकाउंट के ऊपर हो जाती है। तो फिर ये कि थोड़ा थोड़ा करके जब बाय बॉक्स मिलना शुरू होता है, क्योंकि जब टाइम के साथ अकाउंट मैच्योर होना स्टार्ट होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अमेज़न खुद खोल रहा होता है। फिर ये वाला मसला नहीं था, स्टार्टिंग में होता है मसला, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन और अगर बिल्कुल ही कोई बोले कि रोटेशन ही नहीं हो रही बाय बॉक्स की, तो वो हम यहाँ से चेक करते हैं। जो अभी बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे जाके चेक करिए ना, अगर यहाँ पे 100% अमेज़न होता ना, तो फिर कभी भी हम लोग नहीं जाते इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि हम पहले ही अपनी रिसर्च के अंदर देख लेते कि नहीं ये दे ही नहीं रहा बाय बॉक्स दूसरे को, तो हमारा जाने का फ़ायदा क्या। सर हमें ये बाय अभी करना होगा कीपा? अभी नहीं करना होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बता दूंगा, फिलहाल तो नहीं करना। सर आपने कहा कि पाकिस्तान से होलसेल आप नहीं कर सकते और बेहतर है कि ना करें, जी अनलेस वो कोई बहुत बड़ी यानी कंपनी और ना हो, यानी कि हमें बाहर से ही करके और होलसेल करके।
हमारा जो होलसेल का मॉडल है ना वो यही है कि हम बाहर से ब्रांड अप्रूवल लेते हैं, जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं ना जो यूएसए के अंदर ऑलरेडी बेच रहे होते हैं, लेकिन वो अमेजोन के ऊपर ना बेच रहे हो, बस कंडीशन ये है। तो उन्हीं ब्रांड्स को मतलब खुद से ना बेच रहे हो, दूसरे लोग बेच रहे हो अमेजोन के ऊपर उसी ब्रांड को, तो उनसे अप्रूवल लेके उन्हीं की प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे बेचते हैं, बस यही मॉडल है। मतलब वहीं से खरीद के वहाँ पे बेचना है अपना मार्जिन लेके, बस यही है। समझ में आया? यानी कि सर ऐसा होता ही नहीं है पाकिस्तान से लोग बेच रहे हैं? पाकिस्तान से होलसेल नहीं होता, प्राइवेट लेवल होता है। लेकिन पाकिस्तान से आपको भेजना क्यों है? पाकिस्तान में अगर आप शिपमेंट बेचते हैं, पहली बात तो पोर्ट में और कस्टम में फंस जाएंगे, दूसरी बात ये तकरीबन कितने 27 या 17 थे इतने सिग्नेचर लगते हैं, इसका मतलब ये कि इतनी जगहों पे आपको पैसे देने पड़ेंगे क्लियरेंस के लिए कस्टम में। मतलब मुश्किल है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसी में फंसे रहेंगे हम। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि हालात ख़राब हो जाते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो ये जो कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर एक्सपोर्ट का सारा सामान भरा होता है, ये जो रोड बंद करने के लिए लगाते हैं ये इन्हीं को रोड पे लगा देते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा ये होता है, तो शिपमेंट लेट हो जाती है, लोग तभी तो पाकिस्तानियों को ऑर्डर नहीं देते। और यूएसए में आप ऐसे बेच जी? यूएसए में आप यूएसए में तो इजीली हो सकता है, यूएसए में तो बिजनेस का मसला है। अच्छा अभी जब आपने बात करी थी इसकी, अब जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर इसका बाय बॉक्स का कितना 100% मिल रहा है अमेजोन को, लेस देन 1% मिल रहा है इस एक को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स कितने टोटल 14। इसका मतलब ये कि ठीक है अगर इतने सेलर्स हैं और 100% अमेजोन को मिल रहा है तो फिर मेरा जाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर मुझे तो नहीं मिलता। इसी तरीके से ये तो अभी हम देख रहे थे। यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, ये तो प्राइवेट लेवल वाला है। अब यहाँ पे 100% इसको मिल रहा है और ब्रांड भी खुद ही बेच रहा है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रांड नहीं होता, कोई और दूसरा सेलर बेच रहा होता, लेकिन 100% अगर इसको बाय बॉक्स मिल रहा है तो हम लोग इसके साथ कभी भी नहीं जाते। अमेजोन को मिल रहा था, अमेजोन को मिल रहा था उनको 10%। ये वाला ना 100 नहीं था, रेटिंग है, ये 10% है, 10% मिल रहा है। अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ग्रिप एक दिन में नहीं हो सकती, दो घंटे में बैठ के क्लास के अंदर ना इस कॉन्सेप्ट पे पूरी ग्रिप नहीं हो सकती, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया ना। मतलब बाय बॉक्स क्या चीज़ है ये समझ में आ गया, बाय बॉक्स समझ में आ गया आप लोगों की। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? BSR। अभी इसके अंदर ये दो चीज़ें इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा फैक्टर्स कौन से होते हैं जो बाय बॉक्स पे इफेक्ट करते हैं? ये जितनी भी चीज़ें ना प्रैक्टिस के साथ साथ होंगी, जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे आप लोग, इसको आधी समझ में आएंगी, आधी लगेंगी ऐसी ऊपर से चली गई। ये टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के साथ होगा, तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं हो जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे शायद नेक्स्ट क्लास से, जब हमारी हंटिंग स्टार्ट होगी ना उसके अंदर भी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। मेरे ख्याल में ला सकते हैं, लेकिन बेहतर ये नहीं लाएं। उसकी वजह ये है कि वो स्नैचिंग वगैरह के मसले बहुत होते हैं यहाँ पे नहीं, मतलब ओवरऑल कराची में, तो बेहतर ये सेफ नहीं है। वो जब टाइम आएगा उसका असाइनमेंट का तो मैं आपको पहले बता दूँ किस तरीके से हो, ठीक है। अच्छा बाय बॉक्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बाय बॉक्स पे? पहली चीज़ प्रोडक्ट प्राइस, आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कंपैरेटिव होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो वो एक फैक्टर होता है। सेकंड चीज़ आती है अवेलेबिलिटी, आप इन स्टॉक होने चाहिए, कोशिश ये करें कि ज़्यादा देर आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहे। अगर आउट ऑफ स्टॉक रहेंगे तो वो भी एक फैक्टर होता है कि आपको बाय बॉक्स ज़्यादा नहीं मिलता अगर आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अच्छा FBM में तो फिर भी इतना मसला नहीं होता, FBM में बहुत ज़्यादा होता है। FBM में किस तरीके से होता है कि आपके पास ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो उस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है आपके बाय बॉक्स के ऊपर। थर्ड चीज़ आती है फुलफिलमेंट मेथड। FBA अगर आप फुलफिलमेंट कर रहे हैं फिर तो मसला नहीं है, FBM कर रहे हैं तो फिर आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करता। डिलीवरी स्पीड, ये भी उस वक्त डिपेंड करती है अगर आप FBM कर रहे हैं। अगर FBA कर रहे हैं तो डिलीवरी स्पीड वाला मैट्रिक्स पर ज़्यादा बात है। अगर डिलीवरी स्लो हो भी जाती है
देर से भी डिलीवर होता है फिर आप पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो नेगेटिव आपके ऊपर क्लेम लगाता भी है अमेजोन उसको खुद ही हटा देगा, क्योंकि वो अमेजोन की गलती आपकी नहीं है। सेलर रेटिंग, सेलर की रेटिंग हम लोगों ने पीछे देखी थी, वो जो 12 थी, किसी की 3000 समथिंग थी, कि रेटिंग पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए होता है कि रेटिंग कुछ लोग ये करते हैं, ले लेते हैं। अच्छा, एक टूल होता है सेलर बोर्ड का। सेलर बोर्ड का काम ये होता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना हमारा, वो कैलकुलेट करके दे देता है ऑटोमेटिकली। तो उसके अंदर ही एक एक्सटेंशन होती है, लोग उसको यूज़ करते हैं कि एक प्रोडक्ट उसने ख़रीदा किसी ने, तो 3 और उसको कनेक्ट कर देते हैं सेलर सेंटर को। तो तकरीबन 2-3 दिन बाद ना बायर के पास ना एक ईमेल चली जाती है कि आप अपना फीडबैक दे दें प्रोडक्ट रिलेटेड और कस्टमर को। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर वो जेन्युइन फीडबैक देता है, अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। इसी तरीके से ODR, अच्छा ODR का मतलब हमारे साथ नहीं होता। ODR का मतलब होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। सेलर बोर्ड अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत अगर आप काम स्टार्ट भी करेंगे फिर भी ज़रूरत नहीं है। जब अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, $1000s में चला जाता है, फिर उसके बाद लगाते हैं, वरना स्टार्टिंग में उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ODR होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ODR में ये होता है कि आपका जो डिफेक्टेड पीस कितने आ रहे हैं। अब अगर आपने FBA किया होगा ना तो ODR वाले मसले नहीं आते, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेजोन जो होता है जब उसको इंस्पेक्ट कर रहा होता है, मैंने अभी एग्जांपल दी थी अनफुलफिलेबल वाली, कि वो आपकी इन्वेंट्री को डाल देता है। अगर आपकी कोई इन्वेंट्री ऐसी है जो फुलफिल हो ही नहीं सकती, अमेजोन उसको पहले ही हटा देगा। और अगर वहाँ जाने के बाद टूटी है तो फिर उसके बाद अमेजोन उसको खुद देखेगा, वो आपका मसला नहीं है। ये भी FBA में होता है। और इन्वेंट्रीज, तो जितनी इन्वेंट्री होती है उतना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन बाय बॉक्स कोटेशन और सारी चीज़ उसके अंदर होती है। लेकिन ये तो एक बहुत ब्रीफ सा वो था बाय बॉक्स का था। मैं आपको एक हैंड आउट होगा वो दूँगा ग्रुप के ऊपर, बाइबल ऑफ बाय बॉक्स के नाम से। अच्छा, ग्रुप अगर आप लोगों को बनाना हो ना अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, वो आप बना दिएगा। बना दिया आपने? नहीं सर, अभी बनाऊंगी, नंबर लिए अभी। बस ठीक है, वो आप लोग बना के ना आपस में कर लिएगा और मुझे उसके अंदर ग्रुप के अंदर ऐड कर देगा, ताकि स्लाइड्स वगैरह जो भी होंगी मैं अपलोड कर दूँगा। अब आपकी एक चीज़ बची है ये वाली, इंट्रोडक्शन टू कीपा। अभी इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ BSR को डिस्कस किया है और कोई दूसरी चीज़ डिस्कस नहीं की है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, क्योंकि अभी बॉयज़ की क्लास है, वो बाहर खड़े हो जाते हैं आगे। अभी इसके अंदर ये कि बाकी की जितनी है ना ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, और ये BSR वाला भी मैं रिपीट कर दूँगा थोड़ा सा। लेकिन बेहतर ये कि थोड़ा सा ना आप लोग रिवाइज करके, और एटलीस्ट अमेजोन का जो पेज होता है ना फ्रंट पेज, अभी टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा पेज को देख लें, एसिम क्या होता है उसको देख लें, नीचे आके BSR वगैरह क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को देख के, और इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए इसको साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है सर, आप वो दे दें अपना, मैं